हे गाइस व्हाट्सएप, कैसे हैं आप सब। टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बायोलॉजी का ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक होने वाला है आज के लिए। और आपको समझना होगा इस बात को कि रिप्रोडक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हर एक स्पीसीज के लिए। इसमें डीएनए वेरिएशन पढ़ेंगे, इसमें वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी देखेंगे। ठीक है, हमारी पहली स्लाइड में मैंने टॉपिक का नाम लिखा हुआ है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसका अगर हिंदी अनुवाद करें तो ये मतलब है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, है ना। नीचे मैंने दो फिगर बनाए हुए हैं, एक तरफ एनिमल और एक तरफ प्लांट। अगर और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो एक तरफ वो एनिमल बने हैं जो कि हाईली इवॉल्व्ड एनिमल हैं, जैसे कि ह्यूमंस, और दूसरी तरफ हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, जिन प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं वो हाईली इवॉल्व्ड हैं। इवॉल्व्ड मतलब ये होता है कि जब भी प्लांट बन रहे होंगे, प्लांट की अपनी हिस्ट्री होगी, एक दिन में सारे प्लांट आ नहीं गए होंगे, तो जो प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये बाद में आए हैं। जो बाद में आते हैं वो ज्यादा इवॉल्व होते हैं ना, जो भी बाद में अप्लायंसेस आते हैं, जो भी सेल फोन आ रहे हैं, जो भी मशीन्स आ रही हैं, दे आर हाईली इवॉल्व, या फिर कह लें कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहें तो कॉम्प्लेक्स है, उनका जो भी मैकेनिज्म होगा, जो भी फिनोमिनास होंगे, जो भी उसमें प्रोसेसेस होंगी, दे आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, चीजों को जानेंगे बेहतर तरीके से, इसको समझेंगे। अगर ज्यादा बड़ा लेक्चर होगा तो इसको डिवाइड कर देंगे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। शुरुआत करते हैं, उससे पहले कुछ बात हो जाए। बात क्या करनी है मुझे कि रिप्रोडक्शन क्या है एक्चुअल में। जितनी भी स्पीसीज हैं इस प्लेनेट में, हम सबको पता है कि वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है ना। इस बात को समझते हैं कि जितना भी स्पीसीज इस पूरे इंटायर अर्थ में रह रहा है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो छोटा छोटा प्लांट हो या बड़े से बड़ा प्लांट हो, छोटा छोटा एनिमल हो या बड़े से बड़ा एनिमल हो, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन ब्रीडिंग। ब्रीडिंग इज व्हाट? रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन बोलूं ब्रीडिंग बोलूं एक ही बात है, आपको पता होना चाहिए, सिनोनिम है दोनों एक दूसरे के। कोई भी स्पीसीज है वो क्या कर रही है, तो एक्शंस को परफॉर्म जरूर कर रही है। पहले मैंने स्पीसीज बोला, स्पीसीज क्या है इसको समझिए। स्पीसीज वो होती है जिसमें अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed among themselves and produce offspring। जैसे ह्यूमंस की अपनी स्पीसीज है, वो आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। डॉग्स की अपनी है, कैट्स की अपनी है, मैंगो प्लांट की अपनी है, बनाना प्लांट की अपनी है। समझ रहे हो आप? एक स्पीसीज अपने ही उसमें ग्रुप में रहेगा और उसी में इंटरब्रीड कर सकता है। तो पहले तो स्पीसीज समझिए। तो स्पीसीज की बात कर रहा हूं मैं कि कोई भी स्पीसीज होगी वो दो काम में जरूर इन्वॉल्व होगी, दो एक्शन जरूर परफॉर्म कर रही होगी। पहले है आपका ब्रीडिंग। पहले क्या है? पहले है आपका ब्रीडिंग। पहले है आपका ब्रीडिंग और दूसरा है आपका फीडिंग। ओके, ब्रीडिंग इज व्हाट? रिप्रोडक्शन। ठीक है, ब्रीडिंग इज व्हाट? रिप्रोडक्शन, जिस पे बेस्ड पूरा ये चैप्टर है और उसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। फीडिंग क्या है? फीडिंग होता है न्यूट्रिशन। फीडिंग क्या होता है हमारा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब भोजन, खाना पानी। तो कोई भी स्पीसीज हो उसको ये दो काम जरूर करने पड़ेंगे। अगर ये दोनों काम नहीं होंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं, मतलब उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर वो पार्टिकुलर स्पीसीज का एग्जिस्टेंस उस पार्टिकुलर प्लेनेट पे नहीं रह जाएगा। तो ये दोनों एक्टिविटीज उसको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि समझना है हमें कुछ एक बात को, इसलिए बता रहा हूं। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल की बात हो, किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल की, जैसे ह्यूमंस में अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मैं भी ह्यूमन हूं, तो मैं एक इंडिविजुअल हूं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो क्या मुझे ये दोनों एक्टिविटीज परफॉर्म करना जरूरी है मेरे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए? तो आप बोलोगे नहीं, फीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बट ब्रीडिंग इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, है ना। ब्रीडिंग मतलब वेदर यू आर गोइंग फॉर रिप्रोडक्शन आर नॉट, इट्स योर चॉइस। मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, बाकी एनिमल्स के पास ये चॉइस नहीं होती है ना। एनिमल्स के पास उतने इमोशंस, उतना ब्रेन कैपेसिटी नहीं है। वो तो बस उनको क्या करना है, दो ही काम करना है, फीडिंग और ब्रीडिंग। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो फीडिंग है, अगर वो रुक जाए तो एग्जिस्टेंस रुक जाएगा। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई एक इंसान, कोई एक डॉग, कोई एक कैट, कोई एक मैंगो प्लांट, कोई एक बनाना प्लांट, अगर वो रिप्रोडक्शन में ना जाए तो इंटायर स्पीसीज तो खतरे में नहीं आएगी ना। इसीलिए फीडिंग इज द लाइफ प्रोसेस, ब्रीडिंग इज नॉट द लाइफ प्रोसेस। बस इतना है समझाना था मुझे। ठीक है, ब्रीडिंग इज व्हाट? लाइफ प्रोसेस। लेकिन ये ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन हमारा लाइफ प्रोसेस नहीं है। ठीक है, बात में समझ में आ गई। ठीक है, और एक बात समझ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट। इस पूरे यूनिवर्स में जहां जहां भी जीवन है, जहां जहां भी,
चाहे वो छोटा छोटा प्लांट रह रहा हो, कोई एनिमल छोटा हो, फाइटोप्लैंक्टन हो, जूप्लैंक्टन हो, वटेवर जस्ट समझो, वो अपना ब्रीड और अपना फीड की जो अवेलेबिलिटी है वो खुद देख लेता है। समझ पा रहे हो? मतलब एक बैक्टीरिया का खाना पानी, उसका रिप्रोडक्शन हम नहीं देखने जा रहे हैं। नेचर ने सबको अवेलेबिलिटी दी हुई है, भैया अपना ब्रीड करो, अपना फीड करो, सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, ह्यूमन से भी इंटरफेयर करते हैं, बाकी सब पूरा सब मामला बहुत बढ़िया हो रहा है, सब चल रहा है, सब लोग आसानी से जी रहे हैं, बढ़िया। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे बढ़े। चल, कौन कौन से टॉपिक देखने हैं पहले देख लेते हैं। डीएनए कॉपिंग को और वेरिएशन को देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग को और वेरिएशन का सिग्निफिकेंस क्या है ये हम देखेंगे। मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, टिश्यू कल्चर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड मैनी मोर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में, मैंने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ हाईली इवॉल्व्ड मैकेनिज्म, तो वो हाईली इवॉल्व्ड जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे उनमें होगा, तो हमारे ह्यूमंस में होंगे और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उनमें होंगे, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम देखेंगे ह्यूमंस के बारे में। देखो ह्यूमंस, क्योंकि हमारे पास इमोशंस भी हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक बार आपके पास अगर आप फिजिकली फिट हैं, फिजिकली एलिजिबल हो जाते हैं तो आप रिप्रोडक्शन के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपका सोसाइटी में स्टेटस क्या है, आपका ब्रेन और आपका मेंटल स्टेटस क्या है, ये भी बहुत कुछ मैटर करता है ना। इसमें प्रेगनेंसीज को देखेंगे, अनवांटेड जो भी हैं उन सबको रोकेंगे, बैरियर्स वैरियर्स देखेंगे, ये सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा आराम से सुनिएगा, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हमारा जो टॉपिक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं ना, वो कोई भी काम यूं ही परफॉर्म नहीं, मतलब उनकी पूरी स्पीसीज अगर कोई पार्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर रही है तो ऐसे ही नहीं होगा वो काम, उसके लिए कुछ कोई रीजन होगा, कोई पार्टिकुलर थॉट प्रोसेस होगा। क्या है वो थॉट प्रोसेस? रिप्रोडक्शन के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है हर एक स्पीसीज का, उसको समझिए। 3 थॉट प्रोसेस है, 3 इंपॉर्टेंट थिंग है जिसके लिए हर स्पीसीज को क्या करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ता है। पहला है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज प्रिवेंटिंग एक्सटिंक्शन। क्या मतलब? हर एक स्पीसीज को, स्पीसीज समझते हैं ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हु कैन इंटरब्रीड, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हु कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं, उनको हम स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमंस की अपनी है, समझ रहे हो आप। तो कोई भी स्पीसीज अगर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रही है तो उसका एक पर्पस ये है कि जब रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है तो अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर पाती है। कहां पर? उस पार्टिकुलर प्लेनेट पर। अगर रिप्रोडक्शन में कोई एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल, एक कोई ह्यूमन अगर नहीं जाता है, दैट्स ओके, पर अगर सारे ह्यूमंस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जाना बंद कर दें तो सारे ह्यूमन स्पीसीज क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कोई भी स्पीसीज खत्म नहीं होना चाहती, एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहती। ठीक है, इसलिए रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस जिसके जरिए आप क्या करते हो, आप इंश्योर करते हो अपनी उस पार्टिकुलर स्पीसीज की कंटिन्यूटी को। गेटिंग और नॉट? अगला, दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन बाय पासिंग ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। व्हाट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन? इज आर डीएनए। ठीक है, डीएनए समझते हैं ना, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सबको पता होगा, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। याद रखना, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ध्यान से समझिए इस बात, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ईदर प्लांट्स और एनिमल्स, DNA is the only genetic material which is transferring from one generation to another generation. ठीक है, DNA एक लौता जेनेटिक मटेरियल है, किसमें? लिविंग बीइंग्स में। डिस्क्लेमर दे रहा हूं, लिविंग बीइंग की बात कर रहा हूं, कुछ लोग वायरस के बारे में बोलेंगे, वायरस लिविंग बीइंग में काउंट नहीं होता। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं ओनली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल तो ये गलत है, आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, उस बात को थोड़ा मतलब अभी कंफ्यूज नहीं करते, चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं बस। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द लिविंग बीइंग्स। जितने भी लिविंग बीइंग हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। समझ में आया? आगे बढ़े। तो एक्चुअल में जब ये पॉपुलेशन बढ़ रही होती है किसी पार्टिकुलर स्पीसीज की, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा रहा होता है डीएनए। जैसे मेरे पेरेंट्स से मुझ में डीएनए आया है, सारी स्पीसीज क्या करते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन में डीएनए डाल देते हैं। ए सेक्सुअल मोड से या सेक्सुअल मोड से, वो तो बात की बात है, डीएनए जाता है, क्योंकि डीएनए ही एक्चुअल क्या है, सब कुछ डीएनए ही है। इस दुनिया में अगर एग्जिस्टेंस की बात करें, आप जीवन की बात करोगे तो क्या है, वो डीएनए है। अगर लिविंग की बात करोगे तो डीएनए है, और अगर नॉन लिविंग की बात करोगे तो वाटर है। ठीक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, जब कोई पार्टिकुलर स्पीसीज रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है तो वो एक्चुअल में डीएनए को ट्रांसफर कर रहा होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। गेटिंग ओके, वेरी गुड। इससे क्या होगा? इससे एक्चुअली क्या होगा कि देखो,
एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर ह्यूमन अपना डीएनए भेज रहा है तो डीएनए में क्या है? डीएनए में एक्चुअली इंफॉर्मेशन है कि आगे जाके ह्यूमन ही क्या हो, प्रोड्यूस हो। ठीक है, मतलब अगर हिंदी में मोटा मोटा समझाऊं तो क्या मतलब है, सारा मुद्दा और मामला ये है कि हाथी अगर रिप्रोड्यूस करता है तो हाथी का बच्चा बनाएगा, जिराफ रिप्रोड्यूस करेगा तो जिराफ का बच्चा बनाएगा, मैंगो प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा तो मैंगो प्लांट का बच्चा बनेगा। गेटिंग और नॉट? ये क्या हो रहा है? तो एक्चुअल में जब डीएनए जा रहा है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, है ना, जब ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से अपने आने वाली जनरेशन को, तो एक्चुअल में वो डीएनए अपनी प्रीवियस जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन लिए हुआ है, उनके पूरे कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन लिए हुआ है, वही आगे जाके वो स्पीसीज बना देता है, वैसे के वैसे स्पीसीज बना देता है। समझ में आया? ये कहना चाह रहा है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। समझ में आया? समझ में आया? तीसरा पॉइंट पढ़े, रिप्रोडक्शन आल्सो इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन व्हिच इज क्रूशियल फॉर स्पीसीज लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड एवोल्यूशन। देखो ये थोड़ा सा क्रूशियल है, इसको थोड़ा समझो, इंपॉर्टेंट है। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, पहले इसको समझो। पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। वो कहते हैं ना, कोट है कि नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंजेस। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर एक चीज चेंज हो रही है, हर एक चीज, सब कुछ जो भी आप देख पा रहे हो हर चीज चेंज हो रही है, आपका एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग। ठीक है, तो जो डीएनए है उसमें भी तो चेंज जरूरी है ना। सर क्यों जरूरी है चेंज? चेंज इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हर कोई चेंज हो रहा है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। इतना तो मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा ना। क्यों? क्योंकि चेंज चेंज को पसंद करता है, चेंज चेंज को पसंद करता है, तो आपको चेंज होना पड़ेगा। चेंज चेंज को पसंद करता है, तो क्योंकि एवरी अदर थिंग इज चेंजिंग, यू नीड टू चेंज योर डीएनए एज वेल। समझ रहे हो कि नहीं? डीएनए को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हर एक चीज चेंज हो रही है। तो जब भी डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है तो एक्चुअल में डीएनए में थोड़ा चेंज आ जाता है। ये चेंज कहां कहां आता है इसको भी आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे, पर अभी समझिए, जब डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा रहा होता है, अगर ऐसे आप चीजों को समझेंगे तो आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, क्यों डीएनए में वेरिएशन आ रहा है, उस चेंज को बोलेंगे वेरिएशन। क्यों वेरिएशन आ रहा है? ये देखो वेरिएशन यहां लिखा हुआ है, ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? Because once DNA is transferring from parent to offspring, it need to be changed. Why? Because every other thing in the universe is changing. एग्जाम्पल के लिए अगर आप क्लास 10th में हैं तो 1-2 घंटे से काम चल जाएगा। 11th में जाओगे 3-4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12th में 4-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आपको एक बड़ा गोल अगर सेट करते हो तो शायद 1 साल में निकल जाए, है ना, वरना कुछ नहीं होना। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर लगातार चेंज हो रहा है, जो इसके साथ अपने आप को चेंज करेगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? एवरी अदर थिंग इज चेंजिंग, इसी को इवोल्यूशन बोला है। इवोल्यूशन क्यों? क्योंकि नेचर जो भी करता है वो इवोल्यूशन का ही पार्ट है। क्योंकि नेचर हमारा कैसा है, नेचर को हम क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं, मदर नेचर कहते हैं ना। तो जो भी चेंज हो रहा है अच्छा ही हो रहा होगा, बुरा करता है वो भी कभी कभी, पर क्या कर सकते हैं, मतलब जनरली तो नेचर अच्छा ही करता है जो करता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और इवोल्यूशन के लिए भी वैलिड। तो समझ में आ गया 3 पॉइंट क्या है। अगर कोई पूछे व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो कह दोगे पहली बात तो भैया रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करता है, वो पार्टिकुलर स्पीसीज अपनी सर्वाइवल को इंश्योर कर पाता है उस पार्टिकुलर प्लेनेट पे। दूसरी बात, जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो एक्चुअल में वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, उसमें डीएनए भेजता है, दैट डीएनए विल एक्ट एज अ मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड की तरह एक्ट करता है। उसमें बहुत सारी नॉलेज होती है, कैरेक्टर की नॉलेज होती है कि उस पार्टिकुलर स्पीसीज को ही आगे जाके बनाना है, प्लस कैरेक्टर को शो करना है। गेटिंग? तीसरा पॉइंट क्या है, जब भी डीएनए एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जा रहा होता है तो एक्चुअल में उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। वो चेंज कहां कहां आता है इस बारे में हम जानेंगे अभी। चेंज क्यों जरूरी है? क्योंकि चेंज हो रहा है, हर तरफ चेंज हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर चेंज ना हो रहा होता तो आज भी हम कहां होते? जंगल में होते, है ना। आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ पा रहे हैं, कैसे हो पा रहा है? क्योंकि डीएनए में लगातार चेंज हो रहा है, लाखों करोड़ों साल में। हाँ, बहुत 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 धीरे होगा, बहुत स्लोमो, पर होगा जरूर, जरूरी है। नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। नाउ व्हाट इज वेरिएशन एंड व्हाट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या वेरिएशन, इसको समझते हैं। वेरिएशन मतलब वही डीएनए जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जा रहा है ना, तो जो चेंज हो रहा है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, वेरिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंसेस इन ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर जानते हो, जो चीज आपको अपेयर हो जाए वो कैरेक्टर है। ठीक है, ट्रेट्स को कैरेक्टर भी कहते हैं। वेरिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंसेस इन ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। स्पीसीज समझ रहे हो, सेम स्पीसीज समझते हो ना। जैसे ह्यूमंस की बात हो रही तो ह्यूमंस की ही बात करो। ठीक है, which can be caused by minor errors in DNA copying during cell division। अब समझो वेरिएशन कहां कहां आ रहा है। कहना यह चाह रहा है कि जो हमारा डीएनए कॉपी होता है उसमें आता है वेरिएशन।
मतलब जैसे कि एग्जांपल अगर मैं अपना लूं तो मेरे पेरेंट्स से मुझ में डीएनए आया है, तो क्या उनके पास अब डीएनए नहीं है? उनके पास भी डीएनए है ना। तो डीएनए की उन्होंने पहले क्या बनाई, एक फोटोकॉपी बनाई, एक रेप्लिका बनाई, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन में समझते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन, बहुत। ठीक है, पर अभी आप समझो, छोटी सी बात समझते हो, डीएनए अपनी पहले एक फोटोकॉपी बनाता है, फोटोकॉपी बना के आगे वाली जनरेशन में डाल देता है। ठीक है, क्योंकि फोटोकॉपी है तो बिल्कुल उसके जैसी होगी, पर उसके जैसी नहीं होगी। समझ में आया, लाइन समझ में आ रही है? जैसे आप फोटोकॉपी कराने जाते हो शॉप में, तो आपने फोटोकॉपी के लिए दे दिया अपना पेपर, फोटोकॉपी होके आ गया पेपर, पर एक्चुअल में क्या बिल्कुल सेम है क्या? नहीं, हो सकता है क्या अलग हो, इंक अलग हो सकता है पेपर अलग हो, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ना। तो उसी की बात हो रही है कि जब डीएनए कॉपी हो रही होगी, जैसे मेरे पेरेंट्स से मुझ में डीएनए आया, तो पहले उनमें क्या होगा, उनमें पहले डीएनए की कॉपी होगी, वो कॉपी भेजी जाएगी, तो एक्चुअल में वो जो डीएनए की कॉपी हो रही होती है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। दैट चेंज इज वेरी 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 लेस, लेकिन चेंज तो हो रहा है ना, और वो चेंज ही तो चाहिए हमको। क्यों? वेरिएशन के लिए चेंज होना जरूरी है। तो पहला चेंज कहां पर आएगा? जब डीएनए की कॉपी हो रही होगी, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवाइड हो रहा होगा। सेल डिवाइड क्यों होते हैं भाई? देखो, हमारी बॉडी में दो प्रकार से सेल डिवाइड होते हैं। ह्यूमंस का एग्जांपल लेके समझते हैं। ह्यूमन की बॉडी में दो प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है सोमैटिक सेल, पूरी बॉडी में ह्यूमंस की सोमैटिक सेल्स होते हैं, और जहां उनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वहां पर होते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल और जर्म सेल जब डिवाइड होते हैं तो एक सेल से दूसरी सेल बनती है, क्योंकि हमने सेल थ्योरी में पढ़ा है कि जो सेल फॉर्म होंगी वो एक सेल से ही आ सकती हैं, जीवन से ही दूसरा जीवन आएगा। समझ पा रहे हो ना? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल थ्योरी याद है ना? तो क्या होगा कि जो सोमैटिक सेल और जो जर्म सेल होते हैं, जब ये डिवाइड होते हैं, नई सेल बनाते हैं, तो डीएनए को कॉपी करके उस सेल में डालते हैं, क्योंकि उनके पास भी डीएनए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सेल का जो ब्रेन है वो क्या है? वो तो डीएनए ही है ना। अगर ब्रेन ऑफ द सेल बोले तो क्या बोलोगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अंदर है क्या? डीएनए ही तो है। क्यों? क्योंकि डीएनए से क्या बनता है? थोड़ा समझो डीएनए हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो डीएनए हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, तो पहली बात तो कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। दूसरी बात क्या है? सर कैरेक्टर लेके जाता है, मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है। दूसरी जनरेशन में जाएगा और वहां जाके क्या होगा? वहां जाकर वो सर उसी स्पीसीज को क्या करेगा? प्रोड्यूस कर देगा। तीसरी बात क्या थी सर? जा रहा होता है तो वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन के लिए हमने क्या पढ़ा सर? जब डीएनए कॉपी हो रही होती है, जब डीएनए भेजने से पहले डीएनए की कॉपी कर रहे होते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर डीएनए की कॉपी बनाते हैं और उस कॉपी में हल्का सा वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि कॉपी मैंने आपको समझाया ना, जब फोटो कॉपी कराने भी भेजते हो तो थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगा ना, थोड़ा बहुत ही रहेगा पर रहेगा एटलीस्ट। ठीक है, अब समझो कि डीएनए एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आपके खुद के जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर बैठा है डीएनए। डीएनए क्या बनाएगा? आरएनए। आरएनए आगे जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन। और प्रोटीन ही अपने आप को क्या करता है? एक्सप्रेस। कोई भी चीज जो एक्सप्रेस होगी वो प्रोटीन एक्सप्रेस करता है। ठीक है, एक्सप्रेस मतलब समझते हो? कोई चीज जब आपको विजिबल हो जाए, अपेयर हो जाए, समझ में आए कि हाँ कोई चीज है, दिखे ना दिखे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ कोई चीज है, जैसे हवा है आपको समझ में आती है, तो वैसे ही डीएनए से आरएनए बनता है आपकी बॉडी में, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। जैसे आपने खाना खाया, थोड़ी देर बाद क्या होगा? डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन मतलब एंजाइम्स, वो क्या होंगे? आपके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। ठीक है, कोई भी काम होगा आपकी बॉडी में, कोई भी काम होगा, यही होता है। यही मतलब क्या होता है? सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बैठा है, डीएनए बनाएगा आरएनए, आरएनए बनाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन जाके अपने आप को क्या कर देगी? एक्सप्रेस कर देगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, इसको मतलब इसको ऐसे समझो कि जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? डीएनए हो गया। आरएनए क्या है? आरएनए आपका चीफ मिनिस्टर है। और प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आपके हैं ये जो आईएएस और आईपीएस होते हैं। तो एक्चुअल में जो आपके सामने अपेयर होते हैं वो आईएएस आईपीएस अपेयर होते हैं, है ना। बाकी फॉलो तो ऑर्डर इनका होता है, लेकिन एक्चुअल में जो आप रूल रेगुलेशन फॉलो, जो आपकी बॉडी सारा जो मैकेनिज्म फॉलो होता है बॉडी के अंदर, वो एक्चुअल में प्रोटीन एक्सप्रेस करते हैं, है ना। कोई भी चीज अगर आपको फॉलो करानी है तो कौन फॉलो कराएगा? आईएएस आईपीएस फॉलो कराएंगे, है ना। ठीक है, समझ में आया? ऐसा ही है। ठीक है, तो अभी समझो वेरिएशन कहां कहां आता है। पहली बात तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, सोमैटिक सेल हो या जर्म सेल हो। सोमैटिक सेल क्या हो? पूरी बॉडी में सोमैटिक सेल्स होते हैं, और जर्म सेल कहां होते हैं? जर्म सेल हमारे सेक्स ऑर्गन्स में होते हैं, इधर मेल और फीमेल
जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वहां के जो सेल होंगे उनको बोलेंगे जर्म सेल्स। तो जो डीएनए कॉपी हो रही है, जब वो सेल डिवाइड होगी तो डीएनए कॉपी होगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ठीक है, सेल डिवीजन में, वही मैंने बात यहां लिखी हुई है। और दूसरा, जब भी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जब भी कभी मेल गैमेट फीमेल गैमेट या दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ऐसा कुछ हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उस समय, क्योंकि दो डीएनए जो अलग अलग मतलब क्या होंगे, ज्वाइन हो रहे हैं ना, एक मेल गैमेट वो भी तो डीएनए है, दूसरा फीमेल गैमेट वो भी तो डीएनए है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता क्या है, एक्चुअल में डीएनए जाता है। तो एक्चुअल में जो डीएनए आ रहा है, ये डीएनए दो अलग अलग डीएनए है, और जब दो अलग अलग डीएनए मिलते हैं तो वेरिएशन तो आएगा ही भाई ना, दो अलग अलग चीजें मिल रही तो वेरिएशन आएगा ही। इसीलिए दैट इज द रीजन वी आर नॉट सेम, बिल्कुल अपने पापा जैसे नहीं हो, बिल्कुल अपने मदर जैसे नहीं हो, आप बिल्कुल से अलग हो, मतलब उनके जैसे हो और हो भी नहीं, थोड़ा सा अलग हो। क्यों? क्योंकि वेरिएशन आ रहा है। वो वेरिएशन कहां कहां आ रहा है, एक तो जब डीएनए कॉपी हुआ होगा वहां वेरिएशन आया है, दूसरा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिले हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था, तो वहां पर क्योंकि दो अलग अलग डीएनए मिल रहे थे, इसलिए क्या होगा, वेरिएशन आएगा। सो दीज टू आर द की पॉइंट्स जहां पर एक्चुअल में वेरिएशन आ रहा है। समझ में आया? बेहतर, आगे बढ़े। It is important for a species to survive because it allows individual to adopt to changing environment and it is the raw material for evolution. For the last 30 minutes यही मैं आपको बता रहा हूं कि भैया अगल बगल का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा डीएनए को, वही बात हो रही है। तो हमने बात कर ली चेंज कहां कहां हो रहा है। तो डीएनए जब जा रहा होता है तो पहले, जैसे मेरे फादर में डीएनए क्या हुआ, पहले कॉपी हुआ होगा तो उस कॉपी में चेंज आया। दूसरा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स मिले होंगे, क्योंकि दो अलग अलग जो डीएनए हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आएगा ही। इसीलिए तो क्या होते हैं, बिल्कुल अपने न फादर जैसे होते हैं, बिल्कुल मदर जैसे, थोड़े बहुत कैरेक्टर रिजेंबल्स होते हैं, बट वी आर चेंज। व्हाई? बिकॉज वेरिएशन इज देयर, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन को समझो। व्हाई डीएनए कॉपिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों? इसका आंसर खुद आप दे दोगे, है ना, दे दोगे, छोड़ दूं इसको, आप खुद पढ़ना और समझना। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो मैं देखो इसको देख लेता हूँ, मुझे देखो एक यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डीएनए जब कॉपी होगा तो क्या होगा, एक्चुअल में कैरेक्टर कॉपी हो रहे हैं, मतलब मेरे पेरेंट ने जब डीएनए कॉपी किया होगा तो एक्चुअल में अपने डीएनए की फोटोकॉपी बनाई होगी। क्यों? कि आगे जाके इंसान बनाना है, उसी के कैरेक्टर शो करने हैं, तो कैरेक्टर शो हो। दूसरी बात, कॉन्टिन्यूटी, या क्योंकि एवरी स्पीसीज इज जस्ट want to stay on this planet अर्थ। हर स्पीसीज चाहती है भैया रुकना इस प्लेनेट अर्थ पर, कोई भी अपना एग्जिस्टेंस खत्म नहीं करना चाहता। आप एक बैक्टीरिया से पूछ लो, एक छोटा माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से पूछ लो, भैया आपका जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा, वो कहेगा मेरा यार मुझे छोड़ दो, आप खुद चले जाओ जहां जाना है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, तो कंटिन्यूटी को भी मेंटेन होता है, और व्हाइल आल्सो प्रोवाइडिंग द एसेंशियल वेरिएशन। ऑफ कोर्स जब डीएनए कॉपी हो रहा है बहुत 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 थोड़ा चेंज आ रहा है, पर बेटा चेंज तो आ रहा है ना, बिकॉज देयर इज ए फोटोकॉपी, बट फोटोकॉपी अपने में थोड़ा बहुत चेंज तो रखती होगी ना, इंक चेंज हुआ होगा, पेपर चेंज हुआ होगा। मैं इसलिए आपको उसमें नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे भी। डीएनए में एक्चुअली में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, उनके सीक्वेंस में चेंज आता है ना। अभी आपके कोर्स में नहीं है तो क्यों बेवजह का बर्डन लेना, है ना। खेलो खाओ मजे करो, अभी समय आएगा, ठीक है, समय आएगा उस समय मेहनत करिएगा। अभी आप 2-4 घंटे पढ़ते हैं, दैट्स ओके, ठीक है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे क्या है, अगर हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात को देखें, ठीक है, ये हमारी जो स्लाइड है एक्चुअल में ये पहले आ गई है, इसको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे पास दो हैं, एक है सेक्सुअल और दूसरा है एसेक्सुअल। अगर हम सेक्सुअल की बात को देखें, सेक्सुअल मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, सेक्सुअल मतलब वैसा कुछ नहीं है। व्हेन वी आर थिंकिंग सेक्सुअल तो आप सिर्फ ह्यूमंस को इमेजिन कर पाते हो, एक्चुअली नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गोइंग ऑन एवरीवेयर, देयर इज अ लाइफ, देयर इज अ रिप्रोडक्शन, इधर वो सेक्सुअल हो सकता है या एसेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाई पेरेंटल। समझ में आया? बाई पेरेंटल के साथ साथ उसमें गैमेट फॉर्मेशन भी होती है। गैमेट फॉर्मेशन मतलब एक मेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट बनेगा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी बाद में आया है। चलो एक छोटा सा हिंट देता हूं, क्योंकि हम इतनी बातें अगर आपसे शेयर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आया है, पहले मतलब इस पूरे जो हमारी बायोलॉजी है, पूरी जो हमारे जीवन है, इसके पूरे एग्जिस्टेंस जब से शुरुआत हुई होगी तो रिप्रोडक्शन हो रहा होगा। भाई पॉपुलेशन आज तो आई है ना, बहुत बहुत हजारों करोड़ों साल में इवोल्यूशन हुआ होगा। तो पहले क्या आया है, एसेक्सुअल आया है कि सेक्सुअल आया है? आप बोलोगे एसेक्सुअल आया है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल इवॉल्व्ड है,
ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज हमेशा बाद में आती है। कॉम्प्लेक्स मतलब समझना, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है बायोलॉजी की लैंग्वेज में बेहतर होना। और अगर थोड़ा सा बताऊं तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर बहुत बढ़िया होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जैसे आपकी बॉडी, ध्यान से देखो, हवा के लिए अलग ऑर्गन दिया गया है, लीवर अपना अलग काम कर रहा है, पैंक्रियाज अलग काम कर रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, किडनी दी गई है, ब्रेन दिया गया है, नर्वस सिस्टम दिया गया है, सब कुछ बिल्कुल एकदम फन्ने खाए एकदम मस्त तरीके से चल रहा है। ठीक है, आप कभी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचो, अलगी के बारे में सोचो, अमीबा के बारे में सोचो, पैरामीशियम के बारे में सोचो, बेचारे एक एक सिंगल सेल पे जीवन जी रहे हैं अपना। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट, बाई पेरेंटल, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, गैमेट फॉर्मेशन होगी और साथ में वेरिएशन होगा। वेरिएशन मतलब चेंज, वही चेंज कहां कहां आएगा, पहला चेंज आएगा डीएनए कॉपी में, और दूसरा चेंज आएगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डीएनए कॉपी वाला चेंज थोड़ा थोड़ा इतू सा होगा, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मेजर चेंज लाता है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग डीएनए मिलते हैं। गेटिंग, आगे बढ़े। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट, इसमें यूनी पेरेंटल है। ये क्या है आपका, ये आपका यूनी पेरेंटल है। साथ में इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगी, नो नो नो, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी। वेरिएशन, क्या इसमें चेंज होगा, चेंज तो होगा पर बहुत थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होगा, डीएनए तो भेजेगा ना। मैंने आपको क्या बताया है, डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल विच इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये एक लौता जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है। तो छोटे से छोटा बैक्टीरिया या प्लांट हो, या बड़े से बड़ा प्लांट या एनिमल हो, सारे के सारे जो ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी प्रोजनी को, अपनी ऑफ स्प्रिंग्स को, वो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्चुअल में डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं। तो डीएनए ट्रांसफर करने के लिए डीएनए की कॉपी तो बनानी ही पड़ेगी ना, नहीं बनाओगे, पेरेंट को पास भी तो होनी चाहिए ना कॉपी, बेचारे उनको भी तो जीवन जीना है। तो डीएनए की कॉपी तो बनाओगे और कॉपी में चेंज तो आएगा, लेकिन वो चेंज बहुत 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 छोटा है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है हमने, बहुत छोटा चेंज है, माइनर एरर्स। एरर्स क्यों बोल रहे हैं, एरर उसको कह देते हैं, पर एक्चुअल में उसको आप पॉजिटिव सोचो कि अच्छी बात है, क्योंकि वेरिएशन ला रही है ना। ठीक है, तो यूनिपेरेंटल है, इसमें चेंज तो है, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा चेंज आता है जब कभी क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन जानते हो, जब भी कभी आपके डीएनए में, देखो आपका डीएनए दो प्रकार से चेंज होता है, एक धीरे 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 धीरे, इसको बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हो, वेरिएशन, बहुत ही धीरे है, वेरी 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 स्लो। समझ रहे हो, इतनी बार वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार वेरी काफी होता है, पर फिर भी समझो, मैं समझाना चाह रहा हूं, इमोशन बहुत स्लो है वेरिएशन। म्यूटेशन एज कंपेयर टू वेरिएशन इज वेरी 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 फास्ट, बहुत फास्ट होता है। म्यूटेशन क्या है, जब भी कभी आपके डीएनए में बहुत तेज चेंज हो जाए, क्या बोलोगे, चेंज हो जाए डीएनए में बहुत तेज, सडन चेंज इन डीएनए। ठीक है, म्यूटेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, उससे चेंज आ जाएगा। क्या हमें होता है, जहां जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्या वहां वहां भी होता है म्यूटेशन, हाँ होता है, पर अच्छा नहीं माना जाता। जैसे अगर हमारी बॉडी में जब भी कभी हमें कैंसर हो जाता है, तो क्या हो गया, जो हमारी सेल है वो क्या हो गई, उनका डीएनए अचानक से चेंज हो गया और बहुत तेज डिवाइड होने लगी, वो क्या हो गया होगा, म्यूटेशन होने लगा होगा। ठीक है, बाकी आपने सुपर हीरोज की मूवी देखी होगी, उनके डीएनए में भी क्या हो जाता है, सडन चेंज हो जाता है। एक दिन पहले आम आदमी थे, उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन उड़ने लगे, कैसे हो गया, म्यूटेशन हो गया। रियल लाइफ में म्यूटेशन ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में म्यूटेशन मतलब इज अ बैड थिंग, कैंसर वाली बात समझो। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम चीजों को शुरू करते हैं, समझ में आ गया है कोई बात। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर से बोले दे रहा हूं क्या क्या होगा, इसमें यूनी पेरेंटल है, याद रखना, यूनी पेरेंटल, और साथ में क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगी क्या, नहीं, और वेरिएशन होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, कि वो डीएनए कॉपी से इतना कुछ आता ही नहीं, क्योंकि फोटोकॉपी से चेंज तो होता है, पर वो क्या ही चेंज होता है, किसी लायक चेंज नहीं है वो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप कहोगे तो सर म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यूनी पेरेंट है, समझना इस बात को समझो, क्योंकि यूनी पेरेंटल है, एक पेरेंट इन्वॉल्व है, तो एक पेरेंट जो होता है वो डीएनए को कॉपी करता है, डीएनए कॉपी में क्या ही चेंज लाएगा, डीएनए कॉपी करके भेज देता है। तो क्योंकि एक ही पेरेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं, दूसरे प्रकार का डीएनए इसमें मिक्स हो नहीं रहा, ब्लेंड हो नहीं रहा, तो इसमें मेजर चेंज नहीं आता। तो जो भी ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं, जो भी ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, बेबीज, वो जो बेबीज होंगे वो क्या होंगे, क्लोन्स होंगे। क्या होंगे, क्लोन्स होंगे। क्लोन्स मतलब बिल्कुल एक जैसे होंगे, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल। गेटिंग और नॉट, जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब जो भी डीएनए है, डीएनए में क्या बैठे होते हैं, जीन बैठे होते हैं। ठीक है, उसी के लिए वर्ड है जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल सेम जीन होगा उसमें। क्यों, क्योंकि एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट, तो पूरा पूरा डीएनए डाल दिया आपने ऑफ स्प्रिंग में। समझ में आया, बहुत अलग अलग
टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। ये सेक्सुअल लिख गया है यहां पर, एसेक्सुअल होना चाहिए। अलग अलग टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे कि फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन और पार्थेनोजेनेसिस। इसको एक एक करके चीजों को समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हो ना, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और क्लोन्स बनेंगे, जेनेटिकली क्या होंगे वो, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम होगा क्योंकि सेम ही डीएनए है। इस बात को अपने दिमाग में रखना, वही बात यहां लिखी हुई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग that are genetically identical to itself without the involvement of gametes or fertilization. There is no gametes, so there will be no fertilization as well. कोई गैमेट नहीं है तो कोई फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि गैमेट बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन करोगे। मेजर चेंज भी डीएनए में वही आता है, तो ज्यादा वेरिएशन भी नहीं होगा। वेरिएशन वर्ड यूज ही नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जनरली वेरिएशन वर्ड यूज करते हैं कहां पर हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेरिएशन की बात करें, म्यूटेशन की बात करें, तो वेरिएशन इज वेरी 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 स्लो, म्यूटेशन इज एज कंपेयर टू वेरिएशन इज वेरी 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 फास्ट। ठीक है, शैल वी मूव, आगे बढ़े। फिजन, फिजन मतलब क्या होता है कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया है जिसमें सिंगल सेल स्पीसीज जो होते हैं, जैसे अमीबा, आपका एग्जांपल दिया हुआ है यहां पर, और आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि क्या प्रोकैरियोट में एक ही चीज रखी जाती है बैक्टीरिया। इस दुनिया में प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया को रखा जाता है। प्रोकैरियोट होते क्या हैं, प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस अच्छा वाला नहीं पाया जाता। अच्छा वाला मतलब एडवांस वाला न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एडवांस वाला न्यूक्लियस मतलब उसमें न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब, कार्योट्स मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो मतलब फॉल्स, ऐसा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस जैसा है नहीं पर दिखे। ठीक है, समझ लो। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसा न्यूक्लियस जो यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, मतलब उसमें न्यूक्लियर एनवलप होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हो आप, वो भी होगा। तो एक्चुअल में प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक होते हैं बैक्टीरिया, बाकी कोई भी स्पीसीज बोले सारी की सारी क्या कर देना, यूकैरियोट्स में डाल देना। सब में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, सब में न्यूक्लियस में पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, फिर अंदर डीएनए होगा। ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो, जो फिजन है वो क्या होता है कि जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेल्ड वाले, बहुत ही क्या कह सकते हैं, प्रिमिटिव, ये क्या करते हैं, इनमें एक जो सिंगल आइडेंटिटी होती है सेल की, वो क्या होगा, टूटेगा, ब्रेक करेगा, और या तो दो सेल बनाएगा या मोर देन टू सेल बनाएगा। ठीक है, फिजन मतलब क्या, मोटा मोटा, इट इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू आर मोर जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। देखो जेनेटिकली आइडेंटिकल मैं बार बार नहीं बताऊंगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो डीएनए कॉपी में चेंज तो आएगा, पर क्या ही आएगा। फोटोकॉपी में चेंज लाओगे तो पर क्या ही ले आओगे, कितना ही ले आओगे, और वो चेंज जो जा रहा है वो एक्चुअल में जेनेटिकली आइडेंटिकल है, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। पूरा पूरा डीएनए क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा अपने जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, प्रोजेनी है। गेटिंग आर नॉट? ठीक है, फिजन में एक सिंगल जो हमारी एंटिटी होगी, जो एक सेल होगी, जनरली ये किसमें होता है, जो बहुत सिंपल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल पे अपना पूरा जीवन क्या कर रहा है, वो पूरा एक सेल है उसके पास सिर्फ। ठीक है, तो एक्चुअल में एक सेल या तो टूटेगी, किसमें, दो में, या तो दो से ज्यादा में, इसको बोलोगे फिजन। फिजन मतलब ही क्या होता है, टूटना। पढ़ा होगा ना, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन, दोनों आपने सुन रखे हैं, एटलीस्ट पढ़े ना हो तो सुन तो रखा ही होगा। दिस इज अ कॉमन मेथड फॉर रिप्रोडक्शन फॉर प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया एंड सिंगल सेल स्पीसीज लाइक अमीबा। तो बैक्टीरिया और अमीबा की बात अगर आपसे बोलें कि भैया रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो बोल देना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई पूछे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन वाला, तो बोल देना फिजन। फिजन मतलब क्या कह देना, एक कोई पार्टिकुलर, ये जो अमीबा है सिंगल सेल है, बैक्टीरिया सिंगल सेल है, क्या करेगा, टूटेगा दो पार्ट्स में या दो से ज्यादा पार्ट में, और जितने पार्ट में टूट जाएगा उतने क्या हो जाएंगे, पार्टिकुलर इंडिविजुअल हो जाएंगे। मतलब एक अमीबा है तो दो हो जाएंगे, एक अमीबा से चार हो गए तो चार हो जाएंगे, एक अमीबा से 12 हो गए तो 12, 16 हो गए तो 16। 12 कैसे, मतलब एक से दो हुए, दो से चार हुए तो चार से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 32 होंगे, जनरली 32 तक जाता है। ठीक है, फिशन के टू टाइप्स देखेंगे। टू टाइप्स कौन कौन से हैं, पहला है बाइनरी फिशन और दूसरा होगा हमारा मल्टीपल फिशन। पहले बाइनरी फिशन को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिजन में क्या होगा, जो भी बहुत सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये क्या करेंगे, अपने आप को ब्रेक करते हैं, या तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे या दो से ज्यादा पार्ट में ब्रेक करेंगे। जब मैं बाइनरी फिशन की बात करता हूं तो बाइनरी मतलब क्या होता है, टू। बाइनरी मतलब इज व्हाट, टू। तो एक्चुअल में इसमें क्या होगा, आप देखेंगे कि अमीबा, और ये एक फिगर दिया हुआ है किसका,
लिशमानिया, ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो आपको डिजीज कॉज करता है, ब्लैक डिजीज कॉज करता है। ब्लैक डिजीज में क्या होगा, आपकी जो स्किन होगी वो ग्रेइश ब्लैक हो जाएगी, ठीक है, बहुत खराब दिखता है, ठीक है। सैंड फ्लाइज इसका जो है उनके काटने से होता है, उसमें ये होता है। लिशमानिया आपकी बॉडी में जाएगा और आपको फिर इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इतना जानना है बहुत है, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? काला आजार भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ब्लैक डिजीज भी कह सकते हैं। ब्लैक डिजीज कॉज करता है, स्किन को ग्रेश ब्लैक कर देता है, इतना बहुत है। आप देखोगे इसमें एक सिंगल सेल टूट कर क्या कर रही है, दो सेल में जा रही है। मतलब एक अमीबा से दो बन रहे हैं, एक लेशमानिया से दो लेशमानिया बन रहे हैं, ठीक है। वही आप देखेंगे, एक सिंगल पेरेंट सेल ग्रोज, डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल एंड देन डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। और ये जो फिजन में बाइनरी फिजन है, बाइनरी मैंने बोला ना, फिजन दो प्रकार से हो सकता है, बाइनरी भी जा सकता है और मल्टीपल फिजन भी जा सकता है। जब आप बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो बाइनरी फिजन तब होगा जब कंडीशन होगी फेवरेबल, मतलब इन्वायरमेंट में फेवरेबल कंडीशंस होंगी। फेवरेबल कंडीशन से अगर बात कर लें तो इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, एटमॉस्फेयर में क्या हो सकता है, पीएच हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, कैसा है, क्यों है। तो वो अगर ऊपर नीचे है तो पार्टिकुलर स्पीसीज क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करना नहीं चाहेगी, क्योंकि अभी क्या है, कंडीशन बाहर की सही नहीं है। तो अगर कंडीशन ठीक है तो अमीबा क्या परफॉर्म करेगा, बाइनरी फिजन। कंडीशन सही नहीं है तो क्या परफॉर्म करेगा, अभी उस बारे में हम देखेंगे आगे। आउटकम क्या निकलेगा इससे, टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। मैंने बोला है लाइन बार बार आएगी, आप समझिएगा, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वही लाइन हमारी। भैया चेंज कितना ही आ जाएगा, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है उसमें, दो ही प्रकार से आता है सर, या तो डीएनए कॉपी कर लो, पर डीएनए कॉपी फोटो कॉपी है, क्या ही चेंज ले आओगे। और दूसरी बात, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है म्यूटेशन। म्यूटेशन तो कभी कदार आता है भैया, रैंडम है, कुछ पता नहीं है आएगा नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आता। वेरिएशन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन वो होता किसमें है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो अमीबा है, बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, ये सारे क्या करते हैं, ये बाइनरी फिजन करते हैं। मतलब क्या करेंगे, अपने आप को तोड़ेंगे बेसिकली, और तोड़कर दो या दो से ज्यादा में डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा समझो कि जब ये टूट रहा होता है तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है। हम अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये अमीबा है, ठीक है, और ये उसका क्या है, ये उसका डीएनए है ना। समझो थोड़ा सा, बहुत एकदम सिंपल तरीके से समझिए, ये उसका डीएनए है। पहले क्या होगा, एक अमीबा से जब दो अमीबा अगर आपको बनाने हो तो पहले डीएनए को क्या करोगे, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की फोटोकॉपी होगी, है ना। फोटोकॉपी कैसे होगी, देखो फोटोकॉपी ऐसे होगी, ये जो डीएनए है ये अपनी एक अमाउंट को बढ़ा लेगा, मतलब समझ रहे हो, अपने अमाउंट को बढ़ा लेगा, डीएनए जो होगा उसका डबल हो जाएगा। उसके बाद जब डीएनए ये हो रहा होगा, डीएनए डबल कर रहा है, इसको आप बोलोगे डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब वही फोटोकॉपी, डीएनए की फोटोकॉपी बनाएगा, अपने ही जैसे डीएनए की बनाएगा। फिर ये जो डीएनए है इसको हमने क्या बोला है, न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल में डीएनए ही तो होता है, और उसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था क्या, अभी मैंने आपको प्रोकैरियोट्स के लिए बताया था, कार्योन। तो हम क्या बोलेंगे, कार्योकाइनेसिस होगी। मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग मतलब देखो कैसे, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। न्यूक्लियस के लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियस में एक्चुअली है क्या, डीएनए ही तो है। मतलब होता तो बहुत कुछ है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, सब कुछ होता है, लेकिन हमें अभी बेसिक जो है हमारा जिससे हम डील कर रहे हैं एक्चुअली डीएनए से डील कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है। तो एक्चुअल में जो डीएनए डबल हुआ है इसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। इसको बोलोगे, क्योंकि डीएनए को अलग कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, कार्यो काइनेसिस। काइनेसिस मतलब टूटना, कार्यो मतलब न्यूक्लियस, दो अलग अलग न्यूक्लियस हो गए, और उसके बाद दो अलग अलग सेल में हो गए। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां साइटोप्लाज्म भी तो होगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल में फैले हुए फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है इसका भी तो क्या करोगे, डिवीजन करोगे ना। इसका जब डिवीजन करोगे तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे साइटोकाइनेसिस। तो अब अगर बेसिकली हम चीजों को देखें तो जब भी कभी फिजन होगा तो पहला स्टेप क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा स्टेप क्या होगा, कार्योकाइनेसिस, और तीसरा स्टेप क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। गेटिंग आर नॉट, ठीक है, ठीक है। पहले क्या करोगे, डीएनए को तोड़ोगे, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि अब डीएनए दो हो गया है तो इसको अलग करना है, दैट फॉलोज कार्योकाइनेसिस, एंड कार्योकाइनेसिस फॉलो करेगा साइटोकाइनेसिस को, ठीक है। एक दो तीन, समझ में आया। तो बाइनरी फिजन में यही होता है। आप अगर देखो तो पहले यहां पे क्या आया है, आपका डीएनए रेप्लिकेशन आया है, नीचे देखिए, उसके बाद साइटोकाइनेसिस आया है, उसके बाद टू आइडेंटिकल डॉटर सेल हमारे बन गए हैं। कार्योकाइनेसिस इन्होंने लिखा नहीं, आप समझ लेना कि जब ये दो न्यूक्लियस अलग अलग हो रहे होंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे
कार्योकाइनेसिस हो रहा होगा। वही सेम चीज यहां लिशमानिया में भी हो रही होगी। जब भी कभी फेवरेबल कंडीशन होगा तो जो फिशन है वो बाइनरी फिशन की तरफ जाएगा, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वही हमारी अगली स्लाइड है जिसका नाम है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होगा, एक पार्टिकुलर कोई सेल होगी, कोई एक, जैसे अमीबा ही ले लो, लेकिन आप में एग्जांपल दिया गया है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया जानते हो, आपके अंदर खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है आप जब आपको प्लाज्मोडियम होता है। क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ठीक है, इतना जान लो बस। प्रोटोजोआ है, क्या करेगा, आपके लीवर में पहले जाता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है ये, फिर आपके ब्लड में जाता है, ब्लड में आरबीसी पकड़ता है। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल, जिनकी वजह से एक्चुअल में क्या है, आपका जो ब्लड है वो क्या है, रेड है। और साथ में क्या करता है, ऑक्सीजन को कंटेन करता है आरबीसी, तो उसको आरबीसी को ये हार्म कर देता है। तो इससे दोनों इफेक्ट हो जाएंगे, खून की कमी हो जाएगी, इसे एनीमिया बोलोगे, और दूसरा जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी पर्याप्त मात्रा में। गेटिंग आर नॉट, ठीक है, आगे बढ़े। मल्टीपल फिशन का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि इसमें जो न्यूक्लियस ऑफ अ पेरेंट सेल डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन मैनी डॉटर सेल एट वंस अकर इन अनफेवरेबल कंडीशन। जो मैंने बताया आपको, मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। बहुत सारी डॉटर सेल बन जाती है। अभी तक क्या हुआ था, एक से दो बन रहे थे, अब क्या हो रहा है, प्लाज्मोडियम क्या है, वो भी सिंगल सेल है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जो फिजन है ना, ये बेसिकली परफॉर्म किया जा रहा है उन स्पीसीज के द्वारा जो सिंगल सेल पे है, मतलब एक ही सेल है उनके पास, है ही नहीं बाकी कुछ, एक ही सेल। तो प्लाज्मोडियम भी क्या है, सिंगल सेल पे है। और जब भी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं बाहर, अनफेवरेबल कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे अगर प्लाज्मोडियम की बात करें तो क्या होगा, हमारे जो ब्लड में क्या है, एंटीबॉडीज टहल रहे हैं गन लेकर, वो क्या करेंगे, अगर इनको जान गए कि प्लाज्मोडियम आ गया है, प्रोटोजोआ आ गया हमारी बॉडी में, तो क्या करेंगे, मार देंगे। तो पहले क्या करता है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेता है, ये पॉपुलेशन बढ़ा लेता है, फिर क्या करेगा, फिर धावा बोलेगा, है ना, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ समझिए, इसमें क्या होता है, पहले मैं छोटे तरीके से आपको समझाता हूं, मतलब थोड़ा समझना, फिर यहां समझेंगे इसको। एक पार्टिकुलर क्या होगी, सेल होगी, सेल के अंदर ये चुपचाप न्यूक्लियस बैठा है, और ये क्या है, आपका प्लाज्मोडियम है, जो आपको क्या करने वाला है, मलेरिया कॉज करने वाला है। तो पहले कहां गया, आपके लीवर में गया, और इसने अपनी जो पॉपुलेशन को इसके अंदर ही, मतलब जो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाह रहा है, तो क्या होगा, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ये सारी स्टेजेस इसमें नहीं होंगी, इसमें कुछ और मैकेनिज्म फॉलो होगा। वो कैसे होगा इसको समझिए। इसमें क्या होगा कि ये जो डीएनए है ये लगातार क्या करेगा, रेप्लिकेट होगा। पहले तो डीएनए लगातार रेप्लिकेट होगा, डीएनए लगातार रेप्लिकेट होगा, डीएनए लगातार रेप्लिकेट होगा, डीएनए लगातार रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट हो गया। रेप्लिकेट होने का मतलब ये है कि ये इसका जो अमाउंट है ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बहुत सारे हो गए, अब इसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे करके सेल बन जाएंगे, साइटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा दे दिया जाएगा, और अब फिर फाइनली क्या होगा, ये ऐसे करके रप्चर हो जाएगा, और बहुत सारे मीरोजॉइट्स, जिसे हम छोटे छोटे प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ये आगे जाके प्लाज्मोडियम ही तो बनेंगे, ये क्या होगा, ये हो जाएंगे। समझ में आया। तो एक्चुअल में जो हमने इससे पहले वाली प्रोसेस देखी थी उसमें क्या हुआ था, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था। जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हुआ तुरंत क्या हो गई, कार्योकाइनेसिस हो गई, न्यूक्लियस अलग अलग डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड हुआ तुरंत क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट तो हुआ, उसके बाद कार्योकाइनेसिस तो हुई, लेकिन कार्योकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, कार्योकाइनेसिस होगी, फिर कार्योकाइनेसिस होगी, फिर कार्योकाइनेसिस होगी, फिर कार्योकाइनेसिस होगी। मतलब न्यूक्लियस बार 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 डिवाइड करेगा, और इसीलिए हमने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। क्यों, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर अभी अच्छा नहीं है। तो पहली बात, एक पार्टिकुलर आप क्या करो, इमेजिन करो एक सेल, सेल के अंदर चुपचाप डीएनए पड़ा है, डीएनए पहले रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट होने के बाद वो बार बार क्या करेगा, कार्योकाइनेसिस करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। न्यूक्लियस क्या है, फ्री है, क्यों, क्योंकि साइटोकाइनेसिस इसको नहीं परफॉर्म करनी है अभी। पहले क्या करेगा, न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करेगा, फिर बाद में फिर थोड़ा थोड़ा क्या कर देना है, सब में साइटोप्लाज्म डाल देना है। तो क्या हो गया, बहुत सारे सेल अंदर ही फॉर्म हो गए, जिन्हें हमने क्या बोला है, मीरोजॉइट्स बोला है। क्या बोला है, मीरोजॉइट्स बोला है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होंगे, ये जो आपकी ये जो पेरेंट बॉडी है जिसको हमने क्या बोला है, साइजॉन्ट। साइजॉन्ट मतलब ऐसी बॉडी जिसके अंदर बहुत सारे क्या आ गए हैं, मीरोजॉइट्स आ गए हैं, उसको साइजॉन्ट बोलोगे। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलोगे, साइजो
गॉनी, क्या बोलोगे, साइजोगोनी। अगर याद रख सकते हो तो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। मल्टीपल फिजन क्या होगा, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, कार्योकाइनेसिस करेगा, पर कार्योकाइनेसिस तुरंत साइटोकाइनेसिस को फॉलो अप नहीं करेगा। कार्योकाइनेसिस लगातार होगा, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, वंस द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, साइटोकाइनेसिस की तरफ जाओगे। जनरली क्या होता है, 32 तक जाता है, मतलब 32 मतलब एक पार्टिकुलर प्लाज्मोडियम आगे जाके क्या बनाएगा, 32 प्लाज्मोडियम को लीड करता है जाके, है ना, दैट इज अ ह्यूज थिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई बाहर हमारे क्या है, एंटीबॉडीज हैं, उनको ऐसा करना ही पड़ेगा, हमारे एंटीबॉडीज काफी खतरनाक होते हैं, तो उनसे अगर फाइट करनी है तो इनको भी क्या करनी पड़ेगी, अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ गया मल्टीपल फिजन का कॉन्सेप्ट, यही एग्जांपल आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा हमारा जो, देखो इससे पहले हमने क्या किया था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने जाना, उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मतलब तरीके थे, जिसमें से पहला जो था हमारा वो क्या था, फिजन। दूसरा हमारा क्या है, बडिंग। बडिंग में क्या होगा, सिंपल मैकेनिज्म है, क्या फॉर्म होगी, छोटी सी बड फॉर्म होगी, वो बड क्या होगी, पेरेंट बॉडी से डिटैच होगी, और डिटैच होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, वही मैंने यहां लिखा हुआ है। It is a type of asexual reproduction in which a new organism grows from an outgrowth or bud on the parent organism. The bud develop into a new individual and eventually detaches from the parent when it is mature. वही बातें हैं सिंपल सी। किसमें होगा, ईस्ट और हाइड्रा में। ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा में। हाइड्रा क्या है, छोटा सा एनिमल है, ईस्ट क्या है, छोटा सा फंगस है। ठीक है, बहुत प्रिमिटिव एनिमल्स हैं सब। ठीक है, और क्या होंगे, एक छोटी सी क्या बनेगी, यहां पे देखो बड बनेगी, यहां क्या बन रही, छोटी सी एक बड बन रही है। ये बड क्या बनेगी, बाद में पूरी पेरेंट बॉडी बनेगी, उसके बाद डिटैच हो जाएगी, डिटैच होने के बाद नया हाइड्रा या नया ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर आप हाइड्रा का फिगर देखें तो यहां क्या लिखा हुआ है, टेंटिकल्स लिखे हुए हैं। टेंटिकल का मतलब क्या है, ये मतलब इसके एक ऐसे कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जो इसको हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, शिकार करने के लिए, प्रे करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसको भी खाना पीना चाहिए ना, तो इससे क्या करता है, अपने शिकार को पकड़ लेता है। ठीक है, तो बडिंग क्या होगा, ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। कोई आपसे पूछ ले तो कहते हैं इट इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोज फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म में सिंपल से क्या बनेगी, छोटी सी एक बड बन जाएगी, और वो बड आगे जाके डिटैच होके या फिर पूरी की पूरी उसी में डेवलप हो जाएगी, बाद में डिटैच हो जाएगी, डजंट मैटर। ठीक है, कुल मिला के पहले क्या बनेगी, एक बड बनेगी, जैसे कि आप ईस्ट में और हाइड्रा में देख पा रहे हो। आगे बढ़े, फ्रेगमेंटेशन, इसका नाम ही है फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब क्या है, फ्रेगमेंट में टूटेगा, और जितने फ्रेगमेंट में टूटेगा उतने ही ज्यादा क्या होंगे, वहां आगे जाके सारे फ्रेगमेंट अलग अलग इंडिविजुअल बना देंगे उस पर्टिकुलर स्पीसीज के। इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 or more pieces and each fragment regenerates into a complete new individual that is clone of the original. क्लोन क्यों, क्योंकि जेनेटिकली आइडेंटिकल है, क्यों, क्योंकि डीएनए कॉपी हो रही है, डीएनए कॉपी में क्या ही चेंज ले आओगे, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, बात खत्म हो गई। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल तो होंगे ही, जिनको हमने क्लोन बोला हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आप स्पाइरो वगैरह समझो, स्पाइरो वगैरह क्या होते हैं, अलगी होते हैं। ठीक है, ग्रीन अलगी होते हैं। इसमें क्या होगा, देखो पहले क्या थे, दो थे, दो से टूट गए, दो बन गए, फिर इनमें भी क्या लग गया, ब्रेकेज लग गया, क्लीवेज लग गया, और कितने बन गए, 4 बन गए। समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है, 4 बन गए, सिंपल सी बात है। बहुत सारे स्पीसीज ऐसे भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पाइरो वगैरह क्योंकि सिंगल पेरेंट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, स्पाइरो वगैरह याद रखना इसका एग्जांपल। रीजनरेशन क्या है, अच्छा एक बात मैं बता दूं, फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो मोस्टली प्लांट्स में होता है। ओके, रीजनरेशन की बात करते हैं, क्योंकि रीजनरेशन मतलब रीजनरेट करना। जैसे आपकी बॉडी में रीजनरेटिव ऑर्गन क्या है, आप बोलोगे लीवर। लीवर इज द रीजनरेटिव ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, है ना, वो रीजनरेट कर पाता है अपने आप को। हाँ ऐसा है। ठीक है, जो लोग अल्कोहलिक हैं, जिन्होंने अपना मतलब लीवर खराब कर लिया है, वो लीवर रिकवर हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप और ज़्यादा मतलब वो करो, लेकिन मतलब बता रहा हूँ मैं कि रीजनरेटिव कैपेसिटी है उसमें, रीजनरेट कर पाता है अपने आप को। लेकिन प्रॉब्लम्स तो आती है, बेसिक प्रॉब्लम देखो, जो जैसा नेचर ने आपको बनाया, जैसे अगर एक बार हड्डी अगर आपकी टूट गई, अगर एक बार आपकी जो बोन है वो ब्रेक हो गई, तो दोबारा वैसे जुड़ नहीं पाती, है ना, वैसा नहीं है, वैसी बात नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपको। तो वैसा ही है, जो चीज़ नेचर ने आपको दी है वो बहुत ही बेसिक है, बहुत एक्सेप्टेबल होती है वो। ठीक है, बाकी चीज़ें चलती फिरती रहती हैं। फिर इट इज द टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू पार्ट्स एंड देयरआफ्टर ईच पार्ट रीजनरेट। एक्चुअली समझो, फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि फ्रेगमेंट में टूट रहा है और ईच फ्रेगमेंट विल बिकम अ न्यू इंडिविजुअल। बट if we talk about the regeneration is the property to regenerate करना है, और regenerate मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। तो वो स्पीसीज जिनका कोई अपना बॉडी पार्ट क्या हो गया हो, मतलब वुंडेड हो गया हो, ठीक है, लॉस्ट हो गया हो, कट गया हो, तो क्या होगा, दोबारा आने की कैपेसिटी होती है।
दोबारा वो पार्टिकुलर जो ऑर्गन है, जो पार्टिकुलर सेल है, जो पार्टिकुलर टिश्यू है, वो क्या करेगा, आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस है। और रीजनरेशन की बात करें तो ये मोस्टली आपका एनिमल में होता है। Getting or not? In this type of asexual reproduction, in which the body of an organism break into parts and thereafter each part regenerate the remaining part of the body and new organism are formed. Getting or not? And the process of renewing, restoring and regrowing damaged or missing part of an organism. समझ रहे हो आप? रिन्यू करना है, रिस्टोर करना है, रीग्रो करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिजार्ड, प्लेनेरिया, स्टारफिश। स्टारफिश देखा ना, उसका कोई अगर क्या हो, कोई आर्म अगर क्या हो जाए, कट हो जाए, वुंडेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, दोबारा आ जाएगा। प्लेनेरिया में क्या है, प्लेनेरिया को जितने पार्ट में काटोगे सारे पार्ट क्या जाएंगे। लिजार्ड जो है उसकी क्या होती है, पूंछ, ठीक है, टेल। मतलब रीजनरेटिव कैपेसिटी का मतलब ये है, रीजनरेशन का मतलब ये है कि मोस्टली एनिमल से पाए जाते हैं और ऐसे एनिमल्स में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल मौजूद होते हैं किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन में। जैसे हमारी बॉडी में लीवर में मौजूद है, बाकी किसी ऑर्गन में तो नहीं मौजूद है। पैंक्रियाज के पास नहीं है, स्टमक के पास नहीं है, लीवर के पास है। स्पेशलाइज्ड सेल हैं, जैसे प्लेनेरिया के पास स्पेशलाइज्ड सेल है पूरी की पूरी बॉडी में, जिनको आप क्या बोलते हो, चाहो तो याद कर लो, नियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। नियोब्लास्ट सेल्स, ओके, नियोब्लास्ट सेल्स। गेटिंग? नियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली ये मोस्टली एनिमल्स में होता है। इसके जरिए जो एनिमल्स हैं अपने रीजनरेट कर पाते हैं किसी एक पार्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन को। ठीक है, गेटिंग? प्लेनेरिया का एग्जांपल है, प्लेनेरिया की पूरी बॉडी में स्पेशलाइज सेल मौजूद है। काट दो और देखो यहाँ पे 3 पार्ट में काटा गया, यहाँ क्या है, 3 प्लेनेरिया आपके फॉर्म हो गए। अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो एक्चुअल में रीजनरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रीग्रोज लॉस्ट आर डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होगा, सीन इन ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिपेयर आर रीग्रोज टिश्यू। इसमें क्या होगा, सीन इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। नीड स्पेशलाइज्ड सेल, आई जस्ट टोल्ड यू। ईच फ्रेगमेंट मस्ट हैव टू फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका मैंने बारे में आपको समझा दिया है। जैसे कि प्लेनेरिया में नियोब्लास्ट सेल पाई जाती है। पर्पस अगर है तो इसका पर्पस क्या है, रिपेयर करना। इसका पर्पस क्या है, रिप्रोडक्शन करना। देखो कितनी अच्छी बात है। रीजनरेशन का जो बेसिक थीम है वो क्या है, रीजनरेट करना। बल्कि फ्रेगमेंटेशन की जो बेसिक थीम है वो क्या है, रिप्रोडक्शन करना। वो फ्रेगमेंट में टूटता है और हर एक पार्ट आगे जाके एक नया इंडिविजुअल बना देता है। स्टारफिश रीग्रोज आर्म, प्लेनेरिया रीजनरेट बॉडी पार्ट्स एंड ब्ला ब्ला। स्पायरोगैरा और सम वॉर्म्स रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। गेटिंग? आगे बढ़े। स्पोर फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, सिंपल से स्पोर बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या है, राइजोपस। ये क्या है, एग्जाम्पल है आपका जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये क्या होता है, एक फंगस होता है। और इसको और क्या बोलोगे, इसको ब्रेड मॉल्ट भी बोलते हो। क्या बोलते हो, ब्रेड मॉल्ट। क्यों, क्योंकि ब्रेड में पड़ जाता है। जो भी स्टेल ब्रेड्स होते हैं आपके, 1-2 दिन रख दो तो क्या हो जाएगा, उसमें ये आ जाएंगे। ठीक है, खाना नहीं है फिर उसको। ठीक है, इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। ये मान लो राइजोपस का फिगर है आपको जो नीचे दिया हुआ है। इसमें कुछ झोले जैसे, बैग जैसे स्ट्रक्चर आएंगे जिनको हम स्पोरेंजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया बोलेंगे। और उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, आपके स्पोर्स होंगे। और ये स्पोर्स बाद में क्या होगा, स्पोरेंजिया आपका फट जाएगा, झोला आपका फट जाएगा और ये फट के सारे स्पोर क्या हो जाएंगे, बाहर जाएंगे। और ये बाहर जाकर इधर उधर बहुत हल्के होते हैं, हवा में उड़ जाएंगे। पानी होगा तो पानी में ट्रेवल कर जाएंगे। उसके बाद जहां जहां जाएंगे वहां वहां अगर फेवरेबल कंडीशन पा गए तो जर्मिनेट कर जाएंगे और राइजोपस का नया फंगस का प्लांट, सॉरी प्लांट नहीं, एक्चुअली फंगस इज नॉट अ प्लांट, इज नॉट एनिमल। आपने कभी अगर आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन देखा हो तो वहां पर अलगी, फंजाई, प्लांटी, एनिमल सब अलग अलग वो बताए गए हैं। फंगस में प्लांट जैसी भी कोई बात नहीं है, एनिमल जैसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, दोनों मतलब अलग अलग है। फंगस मतलब फंगस, समझो कुल मिला के बस बात को। When the spores mature, the sporangium burst, releasing them to be dispersed by the environment such as wind or water. ठीक है, विंड और वाटर से इधर उधर निकल जाएंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशन दीज स्पोर्स कैन जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। मैंने जो आपको बताया सारी बातें हो गई ना ऑलरेडी, उसको मैंने रीड भी कर दिया। आगे बढ़े। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये होगा किसमें, वेजिटेबल्स में होगा। वेजिटेबल मतलब रटने के लिए बता रहा हूं आपको, समझने के लिए। वेजिटेबल मतलब प्लांट्स में होगा। वेजिटेटिव मतलब प्लांट, प्रोपोगेशन मतलब इनहैंस करना, बढ़ावा देना। मतलब इसमें क्या करेंगे, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन को हम प्रोपोगेट करेंगे, इनहैंस करेंगे। ठीक है, कैसे इनहैंस करेंगे, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्या सेक्स ऑर्गन होंगे, नहीं होंगे। सेक्स गैमेट्स होंगे, नहीं होंगे। फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। क्या होगा, हम क्या करेंगे, सिंपल प्लांट से उसकी रूट, उसकी स्टेम और उसकी लीव्स
से वो पार्टिकुलर प्लांट अगर आप दोबारा प्रोड्यूस हो जाए आपसे, या तो आप परफॉर्म कर दो आर्टिफिशियली या प्लांट खुद उसको प्रोड्यूस कर ले नेचुरली, ये दोनों चीजें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की कैटेगरी में आएंगी। समझ में आया? मतलब कोई एक प्लांट अपनी रूट का यूज करके, स्टेम का यूज करके या लीफ का यूज करके अपने आप को क्या कर ले, रिप्रोड्यूस हो जाए, या फिर आर्टिफिशियली हम प्लांट की रूट या स्टेम या लीफ को ले लें और उसको क्या कर दें, दोबारा एक नया प्लांट खड़ा कर दें, तो क्या हो जाएगा? दैट विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो एज यू सी देयर इज अ सिंगल पेरेंट, सो दिस इज आल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हमने क्या कहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा है। गेटिंग और नॉट? ठीक है, वही बात यहां लिखी हुई है। इट इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वेयर अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ फ्रैगमेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट्स वेजिटेटिव ऑर्गन। देखो प्लांट में दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव ऑर्गन जो आपको दूर से दिख जाए, रूट, शूट और स्टेम, लीफ, जो है सब कुछ, ये सब क्या है, ये उसके वेजिटेटिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? जहां पर गैमेट बनते हैं, उसके बारे में भी बात हम होगी, हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात होगी जब हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे। ठीक है, अभी समझो वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्या है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट क्या है। कोई पूछ ले, कहते हैं ना रूट है, स्टेम है, लीफ है, सब कुछ है, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स है। It does not involve seeds or spores and result of offsprings that are genetically identical clones of the parent. It does not involve seeds or spores. Actually देखो समझो, कोई बात आपको अभी समझाता हूं, इसके बारे में आगे बात होगी, थोड़ा समझते हैं, रुक जाते हैं। देखो प्लांट्स में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इस बारे में बात अभी होगी, इसलिए बस मैं इसको बोल देता हूं अभी, समझना, क्योंकि ये पॉइंट आ गया है इसलिए समझाना पड़ेगा। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब भी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या फॉर्म होगी, सीड फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? सीड फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? सीड फॉर्म होगी। याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों? सर गैमेट नहीं है, एक ही पेरेंट है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें सीड नहीं बनेंगी। अभी के लिए बस इतना जान लो। तो इसमें क्या होगा? सीड नहीं बनेंगे, कोई स्पोर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जिन्हें हम क्लोन्स भी कह सकते हैं। क्यों? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, डीएनए कॉपिंग करेगा, वही वाला अपना पुराना है ना। क्या बोलना है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, डीएनए कॉपिंग करेगा, कॉपी करके भेजेगा। कॉपी में क्या ही चेंज लाओगे, फोटोकॉपी में कितना ही चेंज ले आओगे। ठीक है, तो क्या बनाओगे? क्लोन्स बनाओगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैंने बोला ना, प्लांट खुद भी तो रिप्रोड्यूस करना चाहता होगा, और हम भी चाहते हैं। जब हमारा कोई एक डिजायर्ड गोल होगा उस प्लांट्स के साथ, तो हम अपना उसमें आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस होगा, जो भी होगा। और प्लांट भी चाहता होगा ना अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करना, जैसे कि हर स्पीसीज चाहती है। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की दो यहां से क्या बनती है, कैटेगरी बनती है। पहली क्या बनेगी? नेचुरल, और दूसरी क्या बनेगी? आर्टिफिशियल। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहली कैटेगरी देखेंगे नेचुरल। नेचुरल मतलब कि प्लांट खुद अपनी रूट, खुद अपने स्टेम और खुद अपनी लीफ में क्या मॉडिफिकेशन होगा ऐसा कि वो पूरा का पूरा नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाए। आगे देखें, तो पहले देखो रूट में देखो, ये एग्जांपल किसका दिया गया है? ये एग्जांपल है स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो, जिसे हम क्या बोलते हैं? शकरकंद बोलते हैं। शकरकंद एक्चुअल में क्या होता है? एक मॉडिफाइड रूट होता है। देखो एक वर्ड याद रखना, मॉडिफाइड, बार बार मैं यूज करूंगा यहां पर। मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीफ। मॉडिफाइड रूट मतलब ये वो रूट है जो आगे जाके, बताओ अच्छा, कभी तुमने ऐसा सोचा क्या कि किसी प्लांट की रूट से पूरा का पूरा क्या बन जाए, प्लांट बन जाए? ऐसा हो सकता है क्या? पर अगर ऐसा हो रहा है तो वो रूट क्या होगी? मॉडिफाइड रूट होगी। अगर कोई पार्टिकुलर स्टेम से पूरा का पूरा क्या बन जाए, प्लांट बन जाए, तो वो स्टेम इज नॉट ओनली द स्टेम, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। अगर कोई लीफ आगे जाके पूरा प्लांट बना रही है, दैट विल बी नो लॉन्गर अ लीफ ओनली, दैट इज अ मॉडिफाइड लीफ। वो मॉडिफाइड लीफ हो जाएगी। ठीक है, तो समझना मॉडिफाइड मतलब क्या यूज है। तो मॉडिफाइड रूट जो है वो क्या है आपकी? स्वीट पोटैटो, शकरकंद। हाँ, आपने कभी शकरकंद का अगर पेड़ वेड़ देखा होगा, वैसे पेड़ नहीं होता, पौधा होता है वो, ठीक है, मैंने भी नहीं देखा, बात सच है, पर थोड़ा बहुत मुझे पता है तो मैं बता दे रहा हूं आपको। सुनो, देखो ये ऊपर क्या है उसकी? लीफ है। लीफ तो होंगी ना, फोटोसिंथेसिस बेचारा कहां से करेगा? खाना तो बनाएगा ना, क्योंकि उसमें क्या है? स्टार्च मौजूद है ना। स्टार्च कहां से बनाओगे? फोटोसिंथेसिस, लाइट, लाइट के लिए क्या चाहिए? लीफ के लिए क्या चाहिए? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होंगे ना इसमें। नीचे आपके जो रूट्स हैं, रूट्स में ही क्या लगे होते हैं? शकरकंद लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? शकरकंद। ये आपके शकरकंद है, मान लो, मतलब शकरकंद है, ठीक है, मान लो अभी के लिए शकरकंद है।
अब ये जो शकरकंद है ना, ये मॉडिफाइड रूट है, मतलब ये खुद एक मॉडिफाइड रूट है, क्योंकि देखो रूट समझ रहे हो ना, क्योंकि नीचे है तो रूट है। ये खुद पूरा का पूरा शकरकंद का क्या कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो का पूरा पौधा दोबारा बना सकते हैं। हाँ, कैसे होगा? आप चाहो तो इसको घर में परफॉर्म कर सकते हो। एक सिंपल ग्लास ले लो, ग्लास में पानी ले लो, उसको शकरकंद उसमें डाल दो। डालोगे तो क्या होगा, उसमें एक छोटा सा प्लांट निकलेगा, प्लांटलेट। प्लांटलेट समझते हो, बहुत छोटा सा प्लांट होता है वो, छोटा सा, जो आप लाते हो कभी नर्सरी वर्सरी से लाते हो उगाने के लिए, वो तो फिर भी बहुत बड़ा होता है, ये बहुत छोटा होगा। फिर इसको क्या करो, आप सॉइल में लगा दो, और जैसे ही सॉइल में लगा दोगे क्या हो जाएगा, छोटे 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 फिर से बन जाएंगे सब। ठीक है, ये ऊपर वाला हरा है, ठीक है, इसको बना दे रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। हरा जरूरी है ना, फोटोसिंथेसिस हरे में ही होगी भाई साहब, क्लोरोफिल होता है ना उसमें। समझ में आया? तो मॉडिफाइड रूट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें बताओ क्या बोल रहा हूं मैं, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो है ही, मतलब इसमें रूट यूज हो रही है, प्लांट खुद परफॉर्म कर रहा है, प्लांट खुद चाहता है। अब बात करते हैं मॉडिफाइड स्टेम की। आपने कभी पोटैटो सुना होगा? पोटैटो क्या है? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। मतलब आप समझो, पोटैटो जो आप खा रहे हो वो अपने में मॉडिफाइड है, क्या है, स्टेम है। मतलब उसको आप क्या करो, सॉइल में ऐसे करके इंबेडेड कर दो, बरी कर दो। ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे क्या हो जाएंगे, पोटैटो हो जाएंगे। क्यों? तो पोटैटो अपने में ये पावर रखता है कि बहुत सारे पोटैटो क्या कर दे, वो पोटैटो प्लांट बना दे। क्योंकि पोटैटो प्लांट्स में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, यहां देखो बड्स होते हैं, रुक जाओ दिखाता हूं, यहां क्या होते हैं, छोटे छोटे, यहाँ क्या है, छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे बड्स होते हैं। और ये बड्स से क्या होता है, नए नए प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। और जितने प्लांट ऊपर जाएंगे उतनी ज्यादा पोटैटो फॉर्मेशन होगी। समझ में आया? पोटैटो में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे बड्स पाए जाते हैं। आपके घर में कभी पोटैटो अगर आए होंगे तो आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे क्या निकल आते हैं, बड्स निकल आते हैं। इसका मतलब क्या है, हाँ भैया वही बड्स हैं। अगर उन आप क्या करो, उन बड्स को ले लो, उनको सॉइल में लगा दो, खाद पानी दे दो प्रॉपर, तो क्या हो जाएगा, आलू की खेती हो जाएगी। हाँ ठीक है, हो सकती है, बिल्कुल। समझ में आया? इसीलिए जब कभी कोल्ड स्टोरेज में और जो आलू आलू क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, तो सोचो आलू अपने में क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, तो रिप्रोड्यूस करने लगेगा। मतलब रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पाएगा क्योंकि सॉइल नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब खराब होने लगेगा, क्योंकि उसमें क्या लगेंगे, मतलब बहुत सारे बर्ड्स निकलने लगेंगे सब। तो उसमें क्या की जाती है, गामा रेज का इमिशन करते हैं कि वो क्या करो, उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है, समझो इस बात को थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर का ज्ञान लेना सही रहता है, थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है चीजों को लेकर, इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लीफ की बात करें तो हमारे पास ब्रायोफाइलम का एग्जांपल है। ब्रायोफाइलम क्या है, ब्रायोफाइलम में देखोगे जो उसकी लीफ है ब्रायोफाइलम प्लांट की, वो अपने में क्या है, मॉडिफाइड लीफ है। मॉडिफाइड लीफ तुरंत समझ जाओ कि सर ये जो लीफ है ये अपने में पावर रखती है पूरा का पूरा ब्रायोफाइलम का प्लांट खड़ा करने के लिए। इसमें क्या पाए जाते हैं, प्लांटलेट, छोटा सा पहले क्या बनेगी, एक बड बनेगी। वो बड पार्टिकुलर ब्रायोफाइलम प्लांट से डिटैच होकर सॉइल में आएगी, और सॉइल से वो पूरा का पूरा नया ब्रायोफाइलम का प्लांट खड़ा हो जाएगा। एज यू सी दीज थ्री, रूट, स्टेम एंड लीफ, दे ऑल आर मॉडिफाइड, एंड दे आर ऑल मॉडिफाइड बिकॉज प्लांट खुद चाहता है इसको मॉडिफाई हो। मतलब प्लांट में ये हो तो रही है पर नेचुरली हो रही है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की कैटेगरी में तो पढ़ ही रहे हैं। साथ में जो भी इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, नेचुरल हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल वाले की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या क्या है यहां पे देखो, देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या होगा, पहले हमारे पास क्या होगा, कटिंग होगा, फिर क्या होगा, ग्राफ्टिंग होगा, फिर क्या होगा, टिश्यू कल्चर होगा, फिर लेयरिंग होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। कटिंग क्या है पहले समझो इसको, आर्टिफिशियल। ठीक है, अरे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये। पहले क्या करना है, चुपचाप क्या कर दो, कट कर दो। कट करके मतलब कटिंग करके, कोई भी बॉडी, मतलब कोई भी प्लांट का क्या कर लो, पार्ट क्या कर लो, कट कर लो, कट करके लगा दो। जैसे रोज प्लांट हम होता है ना, रोज प्लांट को क्या किया आपने, कट करके लगा दिया। आपने कहीं मनी प्लांट देखा हो, कट करके चुपचाप ले आए घर में लगा लिए, चोरी करके लगाते तो और ग्रोथ होती है, ये करके कहानी है ना। तो अपने में क्या किया आपने, चुपचाप उसको एक पार्टिकुलर उसका जो स्टेम होगा या जो जहां से भी आप क्या कर सकते हो उसको कट कर सकते हैं। अगर आप उसको कट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है एक्सटर्नल फैक्टर। क्या इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है। और एक बार अगर एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व हो गया तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, हम ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। इसके बाद समझ में आ गया, कटिंग मतलब क्या, जैसे रोज प्लांट आप देख सकते हो, मनी प्लांट आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए लिख लो, उसमें क्या है, रोज प्लांट ले लो, मनी प्लांट ले लो। क्या करते हो आप, सिंपल उसको कट डाउन करते हो और उसको जाके उससे ग्रोथ हो जाती है आपकी, मतलब पार्टिकुलर प्लांट की। क्योंकि
एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है, इसलिए आर्टिफिशियल होगा ये। ठीक है, अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें, देखो ग्राफ्टिंग को थोड़ा समझना होगा हमें। देखो ग्राफ्टिंग में क्या होता है ना, हम, एक मिनट, ग्राफ्टिंग में कभी आप अगर गए हो, किसी पार्क में गए हो या किसी रेस्टोरेंट में गए हो जो थोड़ा सा ओपन हो, ओपन एटमॉस्फेयर में हो, आपको कोई पार्टिकुलर ऐसा पौधा दिखा हो जिसमें बहुत सारे वैरायटी के पार्टिकुलर फ्रूट्स या पार्टिकुलर फ्लावर आपको देखने को मिल जाए। जैसे कि अगर रोज प्लांट की बात करें तो आपने कभी देखा होगा कोई फ्लावर आपको ऐसा दिख जाए, कोई प्लांट आपको ऐसा दिख जाए जिसमें रेड रोज भी हो, पिंक रोज भी हो, ब्लैक रोज भी हो। तो यहां पर ग्राफ्टिंग हुई है। ग्राफ्टिंग मतलब क्या होता है कि एक कोई, समझो इसको, ये आपकी क्या है, हॉरिजन है सॉइल का, इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ये, यहां पे क्या होगा, ये होगा रूट, इसके ऊपर क्या होगा, ये होगा स्टेम। यहां से इसको क्या कर देना है, कट डाउन, हटा देना है, और इसके ऊपर इसी स्पीसीज का कोई दूसरी जो होगा वैरायटी, जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा, कभी आपने कोई ऐसा पौधा देखा हो जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार के अंगूर हों, ग्रेप्स, बहुत अलग अलग प्रकार के एप्पल हों, ठीक है, प्लम हो, पीचेस हो। ये सारे क्यों आ पा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ्टिंग हुई है। इसमें जो स्टेम होता है उसको क्या करते हैं, कट डाउन कर देते हैं हम, और इसके ऊपर, लेकिन याद रखना इसको ऐसे आपको काटना होता है कि इसके ऊपर जो आप ज्वाइन कर, मतलब जो होने जा रहा है उस पार्ट को बोलोगे शायोन, क्या बोलो, और जिसमें ज्वाइन करते हो उसको बोलते हो स्टॉक। तो स्टॉक और शायन को ऐसा जोड़ना है कि दोनों के जो वॉस्कुलर बंडल हैं वो आसानी से जुड़ जाए। वॉस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो जुड़ जाए, मतलब उनमें जो फूड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये आसानी से होने लगे। एक बार जब ये होने लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या करो, डिफरेंट वैरायटी के, मान लो एक कोई पार्टिकुलर रोज का पौधा था, आपने उसके स्टेम से क्या किया, उसको काट दिया, उसमें कोई दूसरी वैरायटी के रोज का जो शायोन है उसको जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया, उसके बाद उसकी क्या कर दी, फिर पट्टी से बांध दिया। थोड़े दिन बाद क्या होगा, वहां से वो पौधा ग्रो कर जाएगा। तो इधर क्या है, रेड रोज है, इधर क्या है, पिंक रोज, इधर क्या है, ब्लैक रोज है। इस तरह ग्रेप्स के साथ कर सकते हैं, एप्पल के साथ कर सकते हैं, पीचेस के साथ कर सकते हैं, ठीक है, प्लम के साथ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, वही बातें यहां लिखी हुई है। क्या है ग्राफ्टिंग, टेक्निकली वेयर टिश्यू ऑफ टू आर मोर प्लांट्स आर ज्वाइंट। देखो टू आर मोर प्लांट्स की बात जब मैं कर रहा हूं तो स्पीसीज सेम रखनी है, वैरायटी अलग अलग रख सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रेप्स की बात अगर आप करो तो हरा अंगूर ले लो, और क्या कर दो, काले अंगूर ले लो, आम मत ले लेना, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, सेम स्पीसीज रखनी है, वैरायटी अलग अलग करनी है। तो क्या है ये एक ऐसी टेक्निक है वेयर टिश्यूज ऑफ टू और मोर प्लांट्स आर ज्वाइंट सो दे कैन ग्रो टुगेदर एज ए सिंगल न्यू प्लांट। द अपर पार्ट ऑफ द न्यू प्लांट कॉल्ड द शायोन इज ज्वाइंट टू द रूट सिस्टम ऑफ द अदर प्लांट कॉल्ड द स्टॉक, जिसे हम रूट स्टॉक भी कहते हैं। नीचे वाला रूट स्टॉक, ऊपर वाला शायोन। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या होगा भैया, देखो इसका फायदा ये है ना कि सबसे पहली बात तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत फास्ट हो जाएगी। क्या होगी, ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका स्टॉक है, रूट स्टॉक है, उसमें रूट्स हैं। जो आपका ऊपर सायोन है उसमें भी क्या स्टेम है उसके पास ऑलरेडी, तो उसको फॉर्म नहीं करना है। एक जो सीड होती है पहले वो जर्मिनेट करेगी, प्लांटलेट बनेंगे, फिर कहीं जाके काम चालू होगा। ऐसे क्या है, डायरेक्ट एक बार वॉस्कुलर कैम्बियम अगर क्या हो गए, जुड़ गए, तो क्या हो गया, काम चालू हो गया। तो बहुत तेज ग्रोथ होगी। ऊपर से जिनके पास एरिया का इशू है, अगर एरिया उतना नहीं है आपके पास, या फिर कहीं आपको डेकोरेशन के लिए चाहिए, समझ में आया, तो उसके लिए आपको ग्राफ्टिंग के लिए यूज, कॉमर्शियल के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि कोई भी अगर मतलब फंक्शंस होते हैं तो आपको फ्रूट भी चाहिए, बहुत डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स भी चाहिए। तो क्योंकि अगर ग्राफ्टिंग आप परफॉर्म करते हो तो आप क्या करते हो, बहुत ही थोड़े समय में आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा वैरायटी के फ्लावर या बहुत ज्यादा वैरायटी के फ्रूट्स उगा सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग। ठीक है, सेम स्पीसीज रखना, ठीक है। बहुत सारे जैसे आपने देखा होगा मैंगो प्लांट होते हैं, बहुत वैरायटी के मैंगो प्लांट होते हैं, तो आप क्या करोगे, उससे आप क्या कर सकते हो, ग्राफ्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आगे का हमारा क्या टॉपिक होगा, आगे का टॉपिक हमारा है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या देख रहे हैं हम, देखो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इन्वॉल्व है आपके लेबोरेटरी, जिसमें इन्वॉल्व है आपके आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट, जिसमें इन्वॉल्व है आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इसमें हम जैसे प्लांट्स की ही बात अगर हम करें तो प्लांट का कोई एक सेल ले लिया, कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू ले लिया, उसको कहां ले गए, लैब में ले गए, फिर उसको आर्टिफिशियली हमने ग्रो किया, बहुत सारा उसको क्या दे दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम दे दिया, हार्मोन्स दे दिए कि उसकी ग्रोथ
तेजी से हो, और उसको अपनी जांच में पूरा एकदम देखते हैं कि भैया ग्रोथ कैसे हो रही है। क्यों? क्योंकि हमको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। डिजायर्ड रिजल्ट मतलब वो रिजल्ट जो हम एक्चुअल में चाहते हैं, यही बात है। तो इट इज द मैकेनिज्म फॉर द लेबोरेटरी टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग लिविंग सेल्स टिश्यूज इन स्टेराइल। स्टेराइल समझते हो? स्टेराइल मतलब ये है कि वो भी जो पार्टिकुलर सेल और वो होगा, ऑर्गन कह लो, टिश्यू कह लो, वट जो भी है, उसको स्टेराइल रखना है, मतलब आइसोलेट रखना है। आइसोलेट रखना है, आइसोलेट रखना है। आइसोलेट मतलब बिल्कुल किसी भी चीज की ब्लेंडिंग ना हो। ब्लेंडिंग हो गई, अगर कोई चीज उसमें मिक्स हो गई, वट एवर द रीजन्स जो भी हो, अगर हो गया तो फिर वो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ सोच कर इसको क्या कर रहे हैं, लैब में इसको परफॉर्म हो रहा है, इसको क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं। क्यों? मान लो कोई सुपीरियर क्वालिटी की हमारे पास एक सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट है, हम उसके जैसे और प्लांट चाहते हैं। हमने क्या किया, उसका एक पार्टिकुलर कोई सेल, कोई क्या ले लो, टिश्यू ले लो, कोई जो उसका रूट स्टेम लीफ वटेवर, उसका आप क्या ले लो, सेल ले लो। उसके बाद आप उसको ग्रोथ कर रहे हो। अगर उसमें किसी और चीज की क्या हो गई, ब्लेंडिंग हो गई, तो सुपीरियर क्वालिटी जो हम एक्चुअल में चाह रहे थे उस प्लांट से, वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसे काफी ज्यादा आइसोलेट रखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारा मीडियम दे देंगे, सॉरी बहुत सारा न्यूट्रिएंट दे देंगे उस पार्टिकुलर मीडियम में जहां पे ये होगा, और फिर क्या हो जाएगी, बहुत सारी ग्रोथ हो जाएगी। हार्मोन दे देंगे, हार्मोन्स क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सीजन दे देंगे उसको। ठीक है, तो इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं उसके स्टेप समझते हैं। पहला तो है स्टार्टिंग मटेरियल। इसमें क्या करेंगे, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू को लेंगे, उसको कट करो, उसके बाद पेरेंट जो उसकी बॉडी होगी उससे क्या करना है, उसको कट डाउन करना है, फिर उसको क्या करना है, लैब में ले जाना है। लैब में स्टेराइल जो इन्वायरमेंट होगा वो कैसा होगा, आइसोलेट होगा। आई रिपीट, इन्वायरमेंट कैसा होगा, आइसोलेट होगा, कंटेनिंग द नेसेसरी केमिकल फॉर ग्रोथ। केमिकल फॉर ग्रोथ मतलब हार्मोन्स। जैसे हमारी बॉडी में जो हमारी ग्रोथ हो रही है, हार्मोन्स है, हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स है। वैसे ही जो प्लांट है उनके पास बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन अभी के लिए ना, जैसे आपने 5 हार्मोन पढ़े होंगे, ऑक्सीजन, ग्लिबरिन, साइटोकाइनिन, है ना, पढ़े थे। उसमें ऑक्सीजन हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन हार्मोन, मतलब अगर मेन हार्मोन देखें तो ऑक्सीजन है जो ग्रोथ करता है, क्योंकि वो रूट टिप और शूट टिप पे होता है, ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या करेगा, क्योंकि देखो वो पार्टिकुलर जो प्लांट है उसका जो सेल होगा, जो उसको क्या मिल गया, बहुत सारा न्यूट्रिएंट मीडियम मिल गया, और क्या मिल गया, उसको हार्मोन्स मिल गए। तो अब क्या करेगा, वो खाना है उसके पास, हार्मोन सही है, तो अब क्या करेगा, अपने आप को लगातार डिवाइड करेगा, और जब बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाता है वो, उस पार्टिकुलर कल्चर को क्या बोलोगे, कैलस बोलोगे। आप क्या बोलोगे, कैलस बोलोगे। तो अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन द सेल्स मल्टीप्लाई रैपिडली टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड अ कैलस। मतलब जब वो लगातार डिवाइड होता जाएगा तो जो मास बनेगा उसको क्या बोलोगे आप, कैलस बोलोगे। उसके बाद ये जो आपके पास ग्रोथ हो गई है, जिसको हमने क्या बोला है, कैलस बोला है, इसमें छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, प्लांटलेट्स बन जाएंगे। प्लांटलेट मतलब छोटे वाले, वो जो क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या बोलोगे उनको, पौधे, उनको हमने जो इंग्लिश में क्या बोला है, प्लांटलेट्स। अब इन प्लांटलेट्स को आप ले जाएंगे और सॉइल में लगा देंगे। अब आपको वही सुपीरियर क्वालिटी के, सुपीरियर क्वालिटी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सुपीरियर क्वालिटी ही हम, मतलब क्योंकि इसमें क्या लगेगा, बहुत सारा खर्चा होगा ना टिश्यू कल्चर में, इसको लैब ले जा रहे हो, दुनिया भर का सब काम हो रहा है, तो क्या लगेगा, इसमें खर्चा लगेगा। तो इसमें खर्चे के लिए क्या करेंगे हम, सुपीरियर क्वालिटी का ही जो पार्टिकुलर जो स्पेसीज होगा उसी को चाहेंगे अपनी लाइफ में हम। ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं हम, जो भी मेडिसिनल पर्पस हो, वट। तो प्लांटलेट्स एक बार आ जाएंगे, प्लांटलेट्स एक बार आ गए तो क्योंकि इनकी जो इनिशियल ग्रोथ हुई है वो पूरी तरह लैब में हुई है, निगरानी में हुई है, तो हाँ, बाहर जाकर भी इसको ऐसे नहीं लगा देंगे कहीं पे भी, फिर भी हमको निगरानी रखनी पड़ेगी, इसमें देख रेख रखनी पड़ेगी, फिर हमको जाके वही डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा जो एक्चुअल में हम चाहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू कल्चर। समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। उसके बाद आता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या है, देखो ये सारे जो मेथड हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, आप इसको समझिएगा, ये आर्टिफिशियल हैं, मतलब इसमें एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है ना। लेयरिंग की बात करते हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या करता है, इसमें देखो आपके 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, एक तरफ है हनी सकल, दूसरा है बॉक्सवुड। हनी सकल क्या है, ये ऐसा प्लांट होता है जिसमें बहुत ही हनी जैसा एक कोई फ्लूइड डेवलप होता है, और उसको जो भंवरे होते हैं वो क्या करते हैं, सक करते हैं, तो इसलिए हमने उसका क्या नाम रख दिया, हनी सकल। बॉक्सवुड क्या है, जो एशियन कंट्रीज है वहां पर क्या बनते हैं इसके बॉक्स, एक जमाने में बनते थे, अभी भी जो लोग शौक रखते होंगे बनवाते होंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी महंगे होते होंगे अब ना, क्योंकि इसमें क्या लगता है काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड है ये। तो बॉक्सवुड और हनी सकल 2 प्रकार के प्लांट हैं, और इन प्लांट्स में हमने क्या देखा है कि इनके जो स्टेम होते हैं
वो बहुत ज्यादा, इनकी जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है और क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो, इधर हमने क्या किया, ये जो इसकी जो स्टेम की लेंथ ज्यादा हो रही थी, हमने इसको क्या किया, एक हॉर्स शू शेप की क्या कर दी, क्लिप ले आए और उसको उसमें लगा दिए। क्योंकि सॉइल के अंदर ये जा चुका है तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां इसके रूट्स आ जाएंगे, और रूट्स आ जाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट आ जाएगा। बाद में क्या करोगे, इसको आप काट दोगे, अब एक प्लांट ये बन गया, एक प्लांट ये बन गया, तो क्या होगा, दो प्लांट बन गए। इसमें जो आपने हॉर्स शू शेप का वो लगाया, क्लिप लगाया, जो इसको क्या कर रहे हो, बाद में आप काट रहे हो, तो ये जो हो रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो रहा है, इसलिए आर्टिफिशियल है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो है पर आर्टिफिशियल है, तो लेयरिंग ऐसा हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, क्या एडवांटेज है? पहली बात, जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है तो इसमें जो फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं वो जल्दी आ जाते हैं। क्यों? गैमेट फॉर्मेशन होनी नहीं है, जल्दी से उनका क्या कर दो, प्लांट का कोई भी पार्ट ले और रूट स्टेम लीफ उसको लगा दो, तो इसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा तेज होती है। इसमें सीड बनाने नहीं पड़ते, है ना, तो अच्छी बात है, क्योंकि सीड कभी कभी बहुत महंगे भी होते हैं, तो सीड बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर सीड लेने जाओगे तो महंगा लगेगा आपको। अगर आप सीड अभी क्या कर दो, ऑर्डर करो किसी पार्टिकुलर प्लांट के सीड अगर आप मंगाना चाहो तो महंगे लगेंगे। लेकिन अगर किसी प्लांट को आप क्या कर लो, उसके रूट स्टेम लीफ को क्या कर लो, ले और उसको अगर आप लगा दो तो आपके लिए भी क्या होगा, ठीक है, फायदेमंद रहेगा, बढ़िया रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि ऑफकोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ही होगा, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा डीएनए इंसर्ट कर देगा। दूसरी बात, एनी वेजिटेटिव प्लांट पार्ट कैन बी यूज्ड, दस मैनी न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम। कितना अच्छा है ना, कितना बढ़िया है। कोई सोचो आपके घर में प्लांट हो, वो प्लांट बेचारा क्या हो रहा हो, खराब हो रहा हो, तो उसका जो पार्ट अभी अच्छा हो उस पार्ट को ले लो, उसको ग्रो कर लो, दोबारा प्लांट बन गया, है ना। तो आपके पास जो प्लांट को लेके जो भी मतलब इमोशंस हैं वो अभी भी रहेंगे, क्योंकि प्लांट आपका वही वाला है। ठीक है, वो मूवी तो कौन सी थी, वो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी देखे हो ना, उसमें वो जो वो वाला था, क्या नाम था उसका, रोडू, पता नहीं क्या नाम था उसका, जो भी था मुझे याद नहीं है। ठीक है, समझे, आगे बढ़े। और पार्थेनोजेनेसिस देखते हैं। पार्थेनोजेनेसिस को समझना होगा, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, चीजों को थोड़ा समझो। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, थोड़ी देर समझो इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक होता है हमारा फीमेल गैमेट। क्या होता है, फीमेल गैमेट, फीमेल का सिंबल है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मेल गैमेट। क्या होगा, मेल गैमेट। मैंने फीमेल गैमेट छोटा मेल गैमेट छोटा बनाया, फीमेल गैमेट बड़ा बनाया है, जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, एक मेल गैमेट छोटा होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है। जैसे कि ह्यूमंस में स्पर्म छोटा होता है, हुआ बड़ा होता है। मेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट जनरली स्टैटिक होता है। हाँ, ऐसा होता है, ठीक है, वो बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बस समझो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस उसके बिना हम समझ नहीं सकते। होता क्या है कि फीमेल गैमेट आएगा, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट तो अपनी जगह ही रहता है, मेल गैमेट जाता है उसके पास। ठीक है, दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे, और क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। ये क्या है आपका, ये है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, सीड फॉर्मेशन होती है। समझो मेरी बात को, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बन रहा है, मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन जब होगा उस समय सीड फॉर्मेशन होगी। मैंने आपको पहले ही बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड फॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा दिखता है, एक मेल गैमेट आता है, एक फीमेल गैमेट आता है, दोनों फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होने के बाद सीड फॉर्मेशन होती है। सीड समझते हो ना, सभी सीड, आम तो सब लोग खाए होंगे, सीड उस बारे में बात अभी होगी आगे। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो ये मेल वाला गैमेट है ये आता ही नहीं है, फीमेल गैमेट, ये वाला फीमेल गैमेट जिसको आप क्या बोलोगे, एग, ये अकेला रिस्पॉन्सिबल है विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या करेगा, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना देगा। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट आता था, फीमेल गैमेट आता था, दोनों में फर्टिलाइजेशन होता था, सीड फॉर्मेशन होगी, और आगे जाके यही क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब बेबी बनाएगा। ठीक है, मेन हमारा क्या था, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना। एम्ब्रियो मतलब वैसा ही पार्टिकुलर प्लांट फॉर्म हो गया ना। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, ये आता ही नहीं है, अकेला फीमेल। तो इसका मतलब फिर से क्या हो गया, यूनिपेरेंटल हो गया।
और यूनिपेरेंटल अगर हो गया तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया कि नहीं हो गया? इसमें ये आता नहीं है। तो लेकिन क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सीड फॉर्मेशन होगी, इस बारे में आगे बात होगी अभी, ठीक है, इस बारे में बात अभी होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पाया जाएगा प्लांट में वहीं पर सीड फॉर्मेशन होगी, बाकी सीड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो मेल गैमेट है वो तो आ नहीं रहा, सिर्फ फीमेल गैमेट्स आ रहा है, और फीमेल गैमेट अकेला एलिजिबल है क्या मान उसमें, एम्ब्रियो बनाने में। मतलब ये पूरी प्रोसेस को अगर आप शॉर्ट में देखें तो जो आपका फीमेल गैमेट होगा, जिसे आपने क्या बोला है, एग, वो आगे जाके पूरा पूरा क्या बना रहा है, एम्ब्रॉय बना रहा है, बात खत्म, कोई मतलब नहीं किसी चीज का, कोई मेल गैमेट एमेट नहीं, क्योंकि मेल गैमेट नहीं आ रहा तो दूसरा पेरेंट नहीं आ रहा, दूसरा पेरेंट नहीं आ रहा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। वही बात यहां लिखी हुई है। याद रखना कि इसमें क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा नहीं है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनती है, सीड बनती है, तो सीड इसमें नहीं बनेगी। सीड नहीं बनेगी तो कोई भी प्लांट जो आपको देखने, सॉरी, कोई भी जो फ्रूट आपको मिले, जैसे कि आपने कभी बनाना देखा हो, पाइनएप्पल देखा हो, ठीक है, कोई भी प्लांट जैसे ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं, वाटरमेलन है, अगर उसमें क्या ना मिले आपको, सीड ना मिले, तो समझ जाना वो क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो फीमेल गैमेट है उसने ही क्या कर दिया, पूरा का पूरा नया फ्रूट बना दिया, ठीक है, समझ में आया? वही बातें यहां लिखी हुई है। इट इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम एन एग विदाउट नीड फॉर फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल ऑफ नेचुरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स इंक्लूड्स बनानास एंड पाइनएप्पल्स, while seedless grapes, oranges and watermelon। लेकिन अगर एक बार सीड आ जाए तो समझ जाना भैया वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सीड क्या है, फॉर्मेशन दोनों होंगे ही होंगे, जब भी होंगे दोनों होंगे। गेटिंग आर नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये हमारा लेक्चर 1 है, ठीक है। लेक्चर 2 में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो और कुछ ना कुछ बेहतर सीखते रहो, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।